ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक जो है टाइगर को दिखाया जाता है जिसकी 9 टेल होते हैं और वो किसी चीज से डरकर भाग रहा होता है। पता चलता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और उसे एक तरफ दौड़ा रहे हैं। यहाँ पर टाइगर को दिखाया जाता है कि वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है। उसके सामने खाई होती है, वो भी आग से जलती हुई खाई। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय उन लोगों से लड़ने की जो सामने अभी तक जितने लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर टाइगर अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों के सामने कूद जाता है। वहां पर टाइगर और वो जितने भी मनुष्य जाति के लोग होते हैं ना, उनकी बहुत भयानक लड़ाई होती है। टाइगर जीतने ही वाला होता है वहां पर कि अचानक से इसको तीर लगता है और वो टाइगर जाकर खाई में गिर जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उससे मारा होता है। ये कौन है वो तो हमें आगे पता चलेगा। हम टाइगर को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है। वो टाइगर फीमेल टाइगर होती है, लेकिन जब वो ह्यूमन रूप लेती है टाइगर तो वो प्रेग्नेंट होती है। अपने पेट पर हाथ रखती है और वहां पर एक क्यूट से बेबी को दिखाया जाता है जो कि अभी सिर्फ सांसें ले रहा होता है। अब मैं इस ड्रामा की थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ जिससे आप लोगों को ना कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक ओरिएंटल महाद्वीप था जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर राक्षसों ने कब्जा कर रखा था। वहां पर जितने भी लोग थे दुखी थे, पीड़ित थे, शांति बनाए रखने के लिए वहां पर 5 दानव हत्यारे जो थे और साथ में वहां के जो दानवों के राजा थे। उन 5 दानवों डीमन को लेकर वो लोग पीक वैली पर गए। यहीं पर दानव पैदा होते थे। जो ओरिएंटल महाद्वीप के लोग थे ना, उन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया और जिस टाइम डीमन एम्परर को मारा गया ना, वो खून पाताल सागर में बदल गया। पूरी दुनिया को जैसे तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद कुछ लोग बचे थे और इन लोगों को ना 3 टुकड़ियों में बांट दिया गया। जो पहली टुकड़ी थी उसे फुलोंग बोलते हैं, दूसरी टुकड़ी को कियोनो बोलते हैं, तीसरी टुकड़ी को जुलैन बोलते हैं। हम देखते हैं ये जो पाताल सागर है ना, उसको चारों तरफ से सील कर दिया गया है। वहां पर 1000 फॉर्मेशन लगाई गई है ताकि वो लोग कभी इस कॉन्टिनेंट पर अटैक न कर पाए। रेड मोती है जो कि चारों तरफ से उसको घेरे हुए है और उसके जरिए ही वहां पर डीमंस को आने से रोका जाता है। अब हम मार्केट का सीन देखते हैं जहां पर एक स्टोरी टेलर वहां पर स्टोरी सुना रहा होता है। 500 साल पहले यहाँ एक 9 टेल टाइगर को देखा गया था जो है पाताल सागर में गिर गया था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि वहां पर वो जलकर खाक हो गया। और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ये स्टोरी सुन रहा होता है कि कुछ सैनिक एक डीमन के पीछे पड़े हुए होते हैं। कहते हैं रुक जाओ और ना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, रुक जाओ। लेकिन वो डीमन बहुत ही स्पीड में भाग रहा होता है। तो उस लड़के को जो कि चाय पी रहा होता है और वो उस डीमन के पीछे पड़ जाता है। और वो डीमन जितने तेज भाग रहा होता है उतने तेज वो लड़का भी भाग रहा होता है और अचानक से आकर डीमन पर अटैक कर देते हैं। हमारे ड्रामे के मेन लीड क्यू शाओ जो कि कमांडर ऑफ व्हाइट कैंप के इंपीरियल डेमोनोलॉजिस्ट हैं। सैनिक बताते हैं कि ये बहुत ही कनिंग डीमन है, बहुत मुश्किल से पकड़ में आया है। लेकिन तभी वो डीमन एक औरत को पकड़ लेता है। उसके हाथ में एक बेबी होता है। कहता है मुझे छोड़ दो वरना इस बेबी को यहीं पर मार दूंगा। इस पर क्यू शाओ बोलता है कि ठीक है मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 100 लोगों को भी मार दोगे ना तब भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस लेडी का हस्बैंड होता है, कहता है प्लीज प्लीज मेरी मिस को बचा लो। कहता है मार डालूंगा। कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहां पर उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है। उसके पास एक और जादू होता है जिसके जरिए वो पर्पल गोल्ड वुल्फ हेयर वाले ग्रेट मास्टर उसके पास रहते हैं जो कि उसकी एक छड़ी में है। वो जाकर उसको बचा लेते हैं। बेबी हंस रहा होता है। तब तक सैनिक आ जाते हैं। पता चलता है कि महल में कुछ गड़बड़ हो गया है। हम देखते हैं कि सारे बड़े बड़े लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के हेड होते हैं। एक गड़बड़ हो गई थी। जो रेड पर्ल थी ना, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्ट्रॉय होने लगी थी जिसकी वजह से डीमन का खतरा बढ़ता जा रहा था और वो जैसे जैसे ब्रेक होती जाएगी डीमंस को खुला रास्ता मिल जाएगा। वो कभी भी उस कॉन्टिनेंट पर अटैक कर सकते हैं। तो उस रेड पर्ल को वापस लाना है। लेकिन सब लोग बहुत डरे हुए थे कि इतनी बड़ी मिस्टेक हुई कैसे, आखिर ये जांच पड़ताल में मिस्टेक हुई होगी। कहते हैं पहले हमें वहां पर एक बार चेक कर लेना चाहिए। कहते हैं ठीक है, आर्ग्यू करने से बेहतर है कि हम लोग वहां पर जाकर चेक करें ताकि पता लगे कि ये फुलोंग बे पर हुआ क्या है। हम देखते हैं जो क्यू शाओ की ग्रैंड माँ होती है और वहां पर जो किंग होते हैं उस रेड पर्ल के पास जाते हैं। कहते हैं ये हेवन और अर्थ द्वारा जोड़ी गई रेड पर्ल है। 500 साल से इसका लगातार फॉर्मेशन को ये क्रिएट की हुई है। इसकी प्योरिटी जो है ना, यही यहाँ को सही कर सकती है। तो इसके लिए अब हम लोगों को जल्द से जल्द दूसरा रेड पर्ल ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं लेकिन उसको ढूंढने
ढूंढना आसान नहीं होगा, उसे ढूंढने जाने के लिए किसी अच्छे को जाना पड़ेगा। बेटी होती है कहती मैं इसे ढूंढने जाऊंगी। ग्रैंडमदर कहती मुझे लगता है क्यू शाओ को जाना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा समझदार और शांत स्वभाव का है। क्यू शाओ को भेज दिया जाता है। जाने से पहले ग्रैंडमदर उसको एक ट्रीजर देती है, कहती है तुम ज्यूक्यू माउंटेन पर जा रहे हो, पर उस स्टोन को ढूंढने के लिए तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे वो ट्रीजर लेता है और वहां से चला जाता है। जाने से पहले कहता है कि मैं 5 साल में वो ढूंढ कर वापस ले आऊंगा। जंगल जंगल घूमा करता है, काफी टाइम बीत जाता है। फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो रेड पर्ल होती है। जो उसको ट्रीजर मिला था ना, उसके जरिए उस रेड पर्ल को वो ढूंढ लेता है, वहां से निकाल लेता है। कहता है इससे पहले कोई एविल चीज हम लोगों को ढूंढे, हम लोग को जल्द से जल्द महल की तरफ वापस चलना चाहिए। वो लोग महल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन खतरा कैसे ना आता। बीच रास्ते में ही देखता है कि वहाँ एक चीज उसके आगे आकर गिर गई है। पता चलता है कि ऊपर कोई आदमी लटका हुआ है। हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। कहता मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जैसे उसको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है ना, कि उसका खुद ट्रैप में फंस जाता है और जितने सैनिक होते हैं ना अपने आप बेहोश हो जाते हैं। पता चलता है कि ज्यूक्यू माउंटेन का एक लड़का है जिसका नाम हुजी है। ये भी हमारे मेन लीड में से एक है। कहते ये माउंटेन मुझे बिलोंग करता है, सब कुछ मुझे बिलोंग करता है और तुम मेरी इजाजत के बिना ये जंगल में कैसे घूम सकते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इसकी सजा मिल सकती है। आज मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं कुछ न कुछ चुराऊंगा जरूर। तो वहां पर पोटली रखी होती है। पोटली में वो रेड पर्ल देख लेता है और उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से क्यूश आवाज आता है। कहता है अरे आप ऊपर से कैसे छूट कर आ गए? कहता है जल्दी से वो रेड पर्ल मुझे दे दो। और वहां पर वो रोने लगता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ना तो मैं कोई चोर हूँ, ना तो मैं कोई डकैत हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं एक अच्छा सा इंसान हूँ। 3 दिन से खाया भी नहीं है, मेरी सेकंड लाइफ के लिए मुझे छोड़ दीजिए। वहां से भाग जाता है। तुरंत ही क्यूशाओ देखता है कि रेड पर्ल तो उसमें है ही नहीं। अब वो हैरान रह जाता है। सैनिकों से कहता है तुम लोग वापस जाओ इसकी तरफ, मैं इसे ढूंढ कर आता हूँ। इधर हम देखते हैं उस लड़के को जो कि आ जाता है अपने गाँव में। वहां पर उसकी ग्रैनी होती है। मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगी। नहीं ग्रैनी, आप तो बस मुझे भी 18 साल की लगती है, मुझे छुओ ना, देखो ना मैं कितना हैंडसम हूँ। ग्रैनी कहती है हाँ हाँ मेरा यूजी बहुत हैंडसम है। कहते हैं जैसे आप अटक जाते हैं तभी वहां पर बहुत सारे बच्चे भी आ जाते हैं। बच्चों से बात कर रहा होता है तभी एक बच्चे को वो रोते हुए देखते हैं। कहते हैं क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहता है मेडिसिन नहीं है मेरे पास। तो वो रेड पर्ल ना उस बच्चे को दे देता है। कहता है जाओ और कुछ खरीद कर खा लेना। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है झाओ क्यून, जो कि हमारे ड्रामे की मेन लीड है। वो एक रेस्टोरेंट में खाने जाती है। खाना खा रही होती है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहती है कितना गंदा खाना बना है, मेरा तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। तो वहां पर 1-2 आदमी बैठे हुए होते हैं जिन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। जैसे वो पकड़ते हैं तो वहां पर उसका जो मार्शल आर्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। पटक पटक के क्या मारती है, इधर उधर घुमा घुमा के सब वहां से भाग जाते हैं। जो उस रेस्टोरेंट का ओनर होता है कहता है तुम तो कुछ अलग ही किस्म की लगती हो, ना कोई बिजनेस करे। कहती है आपके साथ? वो भी बिजनेस? कहता है कि हाँ, बिजनेस नहीं करना चाहोगे मेरे साथ? कहती है ओके। तो अभी वहां पर पता चलता है कि वो डीमन है। अब वो डीमन से लड़ रही होती है, किसी तरह उससे लड़ती रहती है, लेकिन वो काफी फुर्तीला डीमन होता है। एक तरफ मारती तो दूसरी तरफ भाग जाता। थोड़ी देर में वो उसे मारने ही वाली होती, तब तक वो हंसते हुए वहां से भाग जाता है। इधर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रही होती है और हम यहाँ पर यूजी को देखते हैं। वो यूजी की बहुत केयर कर रही है। वो कहता है कौन हो तुम, कौन हो तुम? पता चलता है कि वो सपने में है। कहता है कि तुम 10 साल से लगातार मेरे सपने में आ रही हो, कौन हो तुम? बोलो ना कौन हो तुम? पूरे गांव में आग लग गई है। तो वो भाग कर जाता है, ग्रैनी को बचाता है। वहां पर क्यूशाओ भी आया हुआ होता है। जितने लोगों की मदद करते बनता था ना, वो भी कुछ लोगों की मदद करता है। यहाँ पर सभी लोगों को एक एक करके गांव से तो निकाल लिया जाता है, लेकिन पूरे गांव का तो तहस नहस ही हो चुका होता है। कहते हैं ये क्या हो रहा है, लगता है कि किसी ने इंटेंशन वाइज किया है। फैन बैठे होते कहते हैं कि हाँ लगता तो है किसी ने ये इंटेंशन वाइज किया है। क्यूशाओ आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हो क्योंकि तुमने जो वो रेड पर्ल ली है ना, उसी की वजह से यहाँ सब कुछ हुआ है। क्योंकि वो रेड पर्ल एविल शक्तियों को अपनी तरफ खींचती है। कहता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो वो रेड पर्ल वापस दे दो। तो जो ओल्ड मैन होता है कहता है क्या सच में तुमने वो रेड पर्ल चुराई थी? कहते हैं कि अरे वो छोटी सी थी, एकदम छोटी सी स्पेल थी। तो ओल्ड मैन बहुत तेज से गुस्साने लगते हैं कि जाकर जल्दी से वो रेड पर्ल ढूंढो और इसको दो, नहीं तो वरना बहुत खतरा हो जाएगा। वो रेड पर्ल ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहा होता है। कहता है मुझे तो तुम ही इस पर शक है कि तुम पता नहीं कौन हो और कहाँ से उठकर आ गए हो, तुम पर लोग यकीन क्यों कर रहे हैं? वो बेबी जो होता है ना वो बैठा हुआ होता है, तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। ऐसा लगता है किसी ने उस पर अटैक किया। तभी
तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है, कहता है क्या हुआ तुम्हें? तो कहता है डीमन है, डीमन है। चारों तरफ से वो लोग डीमन देखते हैं, वहाँ पर कोई डीमन नहीं होता। से पूछते हैं कि ये बताओ तुम्हारा रेड पर्ल कहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता है। जाते हैं वहाँ पर रेड पर्ल उन लोगों को मिल जाता है, लेकिन वो एक जूते के अंदर रखा हुआ होता है और जूता बहुत बदबू कर रहा होता है। हैंकी से वो रेड पर्ल निकाल लेता है, थोड़े से पैसे देता है, कहता है गांव वालों को और अपना सबका इससे खाना पीना खरीद लेना। लेकिन अचानक से क्यू शाओ का जो पेंडेंट होता है वो चमकने लगता है, वो जान जाता है कि यहाँ पर कोई डीमन है। तभी यूजी पीछे से आ जाता है, खाना ले लो, गांव वालों ने दिया है, मेरी गलती है कि मैंने वो रेड पर्ल चुरा लिया था, लेकिन माफ करना ना, मुझसे गलती हो गई। कहते हैं कोई बात नहीं, दोबारा इन सब मामलों में मत पड़ना। लेकिन वहां पर क्यू शाओ जान जाता है कि ये डीमन है, तब मुझे बेवकूफ बनाओगे। उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, वो उसे मार देता है। वहां पर हंसने की आवाज आने लगती है, लेकिन वो तुरंत चेक करता है कि उसकी रेड पर्ल फिर से गायब हो गई है। उसके सामने यूजी आ जाता है, इस बार तो रियल वाला यूजी, तब वो उसके ऊपर अटैक करने चलता है। तो वहां पर झाओकिन आ जाती है, कहती है इसके ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? कहता है ये डीमन है। कहती है डीमन नहीं है, मैंने सूंघ लिया है कि ये डीमन नहीं है। कहते हैं कि जल्द से जल्द वो रेड पर्ल हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, वरना डीमंस चारों तरफ से अटैक कर देंगे। अभी वो ग्रैंड मास्टर को भी वहां पर बुला लेते हैं। यूजी कहता अब ये कौन सी नई बला है? कहता है यार उस डीमन ने मेरे पिछवाड़े पर बहुत तेज मारा है, मुझे तो अभी भी दर्द हो रहा है। कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे ये जानना है कि ये किस तरह का डीमन है। मैं इसके फ्लॉ को जरा सा भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो झटके से आया और झटके से चला गया। कहते हैं कि ये ब्लड सफरिंग डीमन है, लगभग 300 ईयर्स पुराने होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर उन्होंने वो रेड पर्ल खा ली और उन्होंने पूरी एब्जॉर्ब कर ली तो वो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वो पूरे गांव वालों को वो मार डालेगा। लेकिन पर्ल खाने के बाद वो गांव से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे हजम करने के लिए थोड़ा शक्ति चाहिए, तो वो गांव में ही होगा, उसे ढूंढो। वो लोग जा रहे होते, देखते गांव में कोई इंसान ही नहीं है। कहते अरे यार अब ये गांव वाले कहाँ चले गए? पता चलता है कि पूरे गांव वाले ना उस डीमन के कब्जे में आ जाते हैं, किसी को कोई होश ही नहीं रहता। तो इस पर यूजी चिल्लाने लगता है कि बदतमीज कहीं के नालायक डीमन, हिम्मत है ना तो उससे लड़, मुझसे इन बेचारे बुढ़े लोगों से क्या लड़ने की कोशिश कर रहा है? आवाज आती है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे क्योंकि मैंने रेड पर्ल खा ली है। चिल्लाने लगता है यूजी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गांव वाले उसके ऊपर अटैक करने चलते हैं। तो इस पर झाओकिन जाती है, बचाने लगती है, लेकिन यूजी कहता है कि इन लोगों पर अटैक मत करना, ये लोग इनोसेंट है। कहते हैं लेकिन ये सब मार डालेंगे। कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका वो लोग गला दबाया करते। कोई रास्ता भी नहीं बच रहा था, तो जो झाओकिन होती है ना उसमें से ऐसे ही मार देती है 2 लोगों को, लेकिन तभी गांव वाले पूरे मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, कहते हैं सब लोग टुकड़ियों में बट जाओ, भी इन लोगों का सामना कर पाए। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी वो लोग जाते हैं सारे गांव वाले पीछे पड़ जाते हैं। होजी होता है ना उसके ऊपर सारे गांव वाले एकदम से जैसे घेर नहीं लेते और उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। अचानक से ऊपर उठता है और उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है, जो कि बहुत भयानक रोशनी होती है। वो अपने अंदर एक अजीब तरीके से एनर्जी महसूस करता है कि वो डीमन उस बच्चे के अंदर है। कहता है कि फाइनली तुमने ढूंढ लिया ना, कांग्रेचुलेशन, लेकिन कैसे बचोगे? वो उसके ऊपर अटैक करने चलता है, तो वो दूर से क्यू शाओ देख लेता है, वहां पर अपनी तलवार फेंक लेता है पहले अटैक से, तो बच जाता है वो। डीमन कहता है अरे इतनी आसानी से कहाँ किस किस को बचाओगे, अभी देखो मेरा फैसला। अब वहां पर वो बच्चा क्या करता है ना, सब के अंदर एक पावर छोड़ देता है, तो जितने गांव वाले होते हैं ना वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। और वो जो छोटा बच्चा होता है वो हुजी पर अटैक करने चलता है, कहता है रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो उसके अंदर चाकू घुसा देता है। क्यू शाओ कहता है निकालो उसके अंदर से वो रेड पर्ल निकालो, वो उसके अंदर है। कहता है ये बच्चा है, मैं इसे नहीं मारूंगा। कहता है वो अब किसी हिसाब से बच्चा नहीं है, वो डीमन के कब्जे में है, या तो तुम गाँव वालों को बचा लो या तो तुम इस अकेले बच्चे को बचा लो। उसके पास ना चाहते हुए भी कोई रास्ता नहीं था, तो वो क्या करता है ना, उसको एक मारता है। जो वो रेड पर्ल होती है वो तो बाहर आ जाती, डीमन भी बाहर आ जाता है। डीमन को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस बच्चे को उठाता है, कहता है उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन उस बच्चे की डेथ हो चुकी थी तो वो नहीं उठता है। इस पर वो डीमन कहता है कि मुझे वो रेड पर्ल दे दो, वरना तुम भी नहीं जी पाओगे, जैसे ये बच्चा मर गया ना और जितने गांव वाले हैं धीरे धीरे मर रहे हैं वैसे तुम भी मर जाओ। लेकिन हुजी को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो अब जो हवा से भी तेज रफ्तार वाला डीमन था ना वो उसको घुमा घुमा के मारता है, लेकिन लास्ट में उसको बहुत चोट लग जाती है। वो रेड पर्ल छीनने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो खा लेता है। कहता आओ आओ,
आप करेंगे मुकाबला। वहाँ पर वो उस डीमन को हवा में उड़ाकर इधर-उधर पटक के बहुत मारता है। एक पल को लगता है कि वो डीमन भाग गया, लेकिन पीछे से फिर से अटैक करता है। लेकिन हुजी इस बार पूरी तरीके से चौकन्ना था, वो उसको तलवार से प्रहार करता है। तो वो डीमन कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, क्योंकि तुम आम इंसान नहीं हो, तुम इन लोगों से अलग हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। लेकिन हुजी को बहुत गुस्सा था, तो वो उसे वहां पर मार देता है। थोड़ी देर में जैसे ही डीमन मरता है तो सब वो गांव वाले अपने होश में आ जाते हैं। लेकिन उस बच्चे की डेथ हो चुकी होती है, तो उसकी माँ आती है, कहती है तुमने इसे मार डाला, तुमने मेरे बच्चे को मारा। सारा का सारा इल्जाम हुजी पर लग जाता है कि अगर तुम वो रेड पर्ल यहाँ पर लाए ही ना होते तो ऐसा हुआ ही ना होता। वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है, और सारे गांव वाले उसको ऊपर कोई सब्जी उठाकर, कोई कुछ उठाकर उसको मार रहा होता है। जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। पूरी केयर करने के बाद हम उसने रेड पर्ल खा ली थी। तो ग्रैंड मास्टर अपनी पावर का यूज करते हैं, कहते हैं इसकी प्रिमेडियल स्पिरिट बहुत ज्यादा हाई है, जो इनर फोर्स है ना वो इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। मतलब कि ये कोई मामूली इंसान तो है नहीं, और कोई अगर मामूली इंसान ये रेड पर्ल अपने मुंह तक भी ले गया होता ना तो वो वहीं पर मर जाता। अगर ये नहीं मरा है तो हमें इसके अंदर से रेड पर्ल निकालने की कोशिश करना चाहिए, कहती है। लेकिन रेड पर्ल कहाँ पर निकालेंगे, टाउन है वह, यहाँ पर हम वहाँ पर जा सकते हैं, इसके अंदर से वो पर्ल निकाल सकते हैं। क्यों शाह बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर हम ऐसे ही डिले करेंगे तो पाताल सागर में आफत आ जाएगी, हमें वहाँ पर जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। झाउकिन होती है, कहती ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा दिन चलने में लगेगा और आधा दिन वहां पर पहुंचने में, तो हम वहां पर जल्द से जल्द जा सकते हैं। कहते हैं ठीक है चलो। और ग्रैंड मास्टर कहते हैं मैं तो सोया नहीं हूँ, तो चलो मुझे लेकर चलो। लेकिन तभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं, बाहर निकालो, बाहर निकालो। भूजी बाहर जाता है। जो ओल्ड मैन होते हैं कहते हैं कि तुम 10 सालों से यहाँ पर लगातार रह रहे हो, तुम्हारी वजह से गाँव वालों ने बहुत बड़ी मुसीबत झेली है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वो कहता है मैं कैसे जाऊंगा। अब सब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे गाँव छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। ग्रैंड मदर आती हैं, कहती हैं कि तुम यहाँ के लिए नहीं हो, तुम बाहर की दुनिया जाकर देखो, अपने आप को संभाल कर रखना। कहता है ग्रैनी मैं कैसे जाऊंगा। कहते कोई बात नहीं, जाओ और बाहर की दुनिया देखो मेरे बच्चे। वो अपना सामान उठाता है और वहां से निकल जाता है। ग्रैनी रोया करती, गांव वाले भी ज्यादा खुश तो नहीं होते हैं। सबसे पहले जो यूजी होता है उस बच्चे की कब्र के पास जाता है जहाँ पर उसे दफनाया गया था। कहता है कि तुम बहुत छोटे थे, तुम इस दुनिया से चले गए, कभी भी और किसी बच्चे को ऐसे मुसीबत में नहीं फंसने दूंगा। अब वो लोग निकल पड़ते हैं। बेबो टाउन बहुत बड़ी फेरी रहती थी, इसके अंदर से वो रेड पर्ल निकाल सकती थी, लेकिन वो कुछ दूर चलता ही थक जाता है। कहता है मुझसे तो नहीं चला जाएगा। झाकिन कहती है हम लोग को साथ में चलना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्यू शाओ को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करता है। कहता है पीछे शांति से चले आओ। वो भागते भागते चला जाता है। कहता है मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर दो ना। बीच पीछे उन लोगों पर गुस्साया भी करता है कि हाँ एक पल में देखो कैसे थे, एक पल में कैसे हो गए। फाइनली बेबो टाउन पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही अपना जेडे दिखाता है ना तो उसे जाने दे दिया जाता है कि यार मुझे एक बात बताओ कि ये तुम्हारे पास ये जो वो जेड में इतना पावरफुल है और इस जेडे के जरिए तुम्हें कहीं पर भी आने जाने को दे दिया जाता है, काश मेरे पास भी होता है। झाउकिन होती है, चली जाती है, कहती है मैं भी इसी टाउन में रहती हूँ तो मैं जा रही हूँ। ह्यूजी की नजर एक जार पर पड़ती है जिस पर एक लेडी की तस्वीर बनी होती है, एकदम हॉट लेडी की। तो वो देख रहा होता और बार बार ना क्यू शाओ को बुला रहा होता है कि देखो आकर। लेकिन क्यू शाओ कहता है मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ओल्ड मैन आ जाते हैं, कहते हैं हाँ क्या बात है, कितनी सुंदर लड़की है ना, मजा आ गया। इसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं। आज से 8 साल पहले ये भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से खेलता कूदता था, लेकिन उसके बाद तब यहाँ पर क्यू शाओ बोलता है कि चलो यहाँ से। ग्रैंड मास्टर कहते हैं हाँ चलते हैं। यूजी होता है ना वो ग्रैंड मास्टर की चोटी देकर कहता है कि आपकी ये चोटियां क्यों कभी नहीं सही होती, आपसे अच्छी तो ना वो जार में लड़की बनी थी, वो हॉट थी। कहता लेकिन मास्टर जाना कहाँ है। वो उंगली से इशारा करता है कि वहां पर जाना है। यूजी के पेट में दर्द होने लगता है, वो मास्टर की चोटी पकड़ पकड़ कर खींचने लगता है कि मेरे से तो नहीं चला जाएगा। क्यू शाओ कहता है कि चलो। वो उसे वहां पर एक टेबलेट देता है कि खा लो और आगे चलो। कहता है ये इतनी है। कहता है हाँ बहुत महंगी है तो एक ही मिलेगी ना। दिन भर चलने के बाद वो फेरी के टेम्पल पहुंच जाते हैं। तब इस पर यूजी बोलता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा महान क्यों है, मुझे बताओ ना। कहते हैं आज से 500 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें जो औजार बनाए थे ना वो इसी फेरी ने बना कर दिए थे। कहता काश मुझे भी कोई हथियार बना कर देते जो मेरे काम आए। कहते हैं हाँ अगर तुम इस काबिल हो गए तो वो जरूर देगी तुम्हें। तभी दरवाजा
दरवाजा खुलता है, कहते हैं आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसके बाद अंदर जाने को कहा जाता है और उनसे आराम करने को कहा जाता है। कहते हैं कि अच्छा बताओ मास्टर, यूजी बोलता है अच्छा बताओ मास्टर, आप इस फेरी को इतना कैसे जानते? 500 साल पहले की थी, आप भी 500 साल पहले के थे, आप इतने बुढ़े हो चुके तो वो भी इतनी बुढ़ी हो चुकी होगी ना। कहते हैं कि सच में वो इतनी बुढ़ी होगी, कैसी लगेगी? कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी शक्ल ना शुरू से ही ऐसी है, लेकिन वो यंग दिखती होगी। तभी वहाँ पर फेरी आ जाती है। फेरी येमी जो है ये भी एक डेमोनोलॉजिस्ट है जो कि डीमन को मारती हैं। कहते हैं क्या करने आए हो? तो येमी कहती है कि ठीक है मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन पहले मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है। तो वो बताता है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, आज से 10 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने जंगल में पड़ा हुआ पाया था, उसके बाद मैं उसी गांव में रहता हूँ। कहते हैं ठीक है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि इसके अंदर रेड पर्ल है। वो निकालने की कोशिश करने लगती हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो रेड पर्ल नहीं निकलती है। तो वो जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो भी अपनी पावर का यूज करते हैं, दोनों लोग मिलकर नहीं निकाल पाते हैं। तो मास्टर येमी कहती है कि इसके अंदर पावरफुल डीमन हो रहा है। कहते क्या पावरफुल डीमन हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं कि हाँ, ये डीमन ऑरा जो इसके अंदर है वो इस रेड पर्ल को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा ताकि हम इस डीमन ऑरा को खत्म कर सके। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कैसे खत्म होगा, कोई तो रास्ता बताइए। एक रास्ता है, एक टूर्नामेंट है जो यहाँ पर रूल बनाए गए हैं, अगर कोई उस टूर्नामेंट को जीता तो तभी इसके अंदर से उस ट्रीजर के द्वारा डीमन ऑरा को खत्म किया जा सकता है। कैशा बोलता है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कहते हैं टाइम कल ही टूर्नामेंट का पहला भाग है, अगर जीत गए तो ठीक है, रिंग में जाना पड़ेगा यूजी को। कहता मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर को खींच कर ले आते हैं। कहते हैं देखो तुम्हें वो खेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना उसके तो तुम अपनी डीमन ऑरा को खत्म कर नहीं सके हो। कहता है अरे यार बताओ, मैं इतना कमजोर सा लड़का हूँ, मैं उस रिंग में ना सब मुझे पटक पटक कर मारेंगे और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कहते हैं हम लोग तुम्हें सिखाएंगे ना, चलो सीखो। लेकिन वो मना कर देता है, कहता मैं तो नहीं सीखूंगा, लेट जाता है। कहता अरे मैं जीतूंगा ही नहीं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे। कहते हैं कि तुम्हें क्यों सिखाएगा ना, ये बहुत ही पावरफुल है। कहता मैं नहीं सिखाऊंगा। कहता थैंक यू। अब वो उसे मनाता है कि चलो अच्छा सिखा दूंगा, ग्राउंड में लेकर जाता है। कहता मुझे सिखाओ। वहां पर वो उसे सिखाना शुरू करता है, एक जो है स्पेल तैयार करता है और कहता है ऐसे ही करना है, पत्थर को तोड़ देता है। कहता है अब तुम स्टार्ट करो। पहली बार में स्टार्ट करता नहीं कर पाता, दूसरी बार में स्टार्ट करता नहीं कर पाता है, थक जाता है। कहता है मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेट जाता है जमीन पर। कहता है मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो इस पर क्यूशा उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। तभी वहां पर ग्रैंड मास्टर आते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा इन सब चीजों को कैसे करना। कहता है सच में ग्रैंड मास्टर? अब वो जमीन पर पड़कर उनको प्रणाम करने लगता है। कहता है क्यूशा को भी करो। क्यूशा को भी करता है। कहता है कि मुझे सिखा दो ना दोनों मिलकर। अब वो वहां पर वो कहते हैं ठीक है, 3 दिनों के अंदर तुम्हें वो रेड पर्ल लेनी है, उसके पहले तुम्हें जो सीखना है सीख लो। जी प्रैक्टिस करने लगा था वहां पर लड़ाई करने के लिए, तो मास्टर उसको सिखा रहे होते हैं जितने भी मेथड होते हैं, और कहते हैं कि ध्यान लगाओ, अपने आप पर अपनी एनर्जी को केंद्रित करो और सोचो कि तुम बहुत ही धीरे धीरे लाइट में जा रहे हो। हमने बैठ कर वहां पर देखने लगते हैं। मास्टर कहते हैं जितनी एनर्जी मैंने इसके अंदर महसूस की है ना, सालों से ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा है। देखते हैं जो कि अपने सपने में जाता है और वहां पर उसे लगता है कि कोई लेडी है, तो उसका ध्यान थोड़ा भंग हो जाता है। वो फिर से अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। श्याओ आता है। श्याओ कहता है कि देखो अभी तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहता है कि हाँ हाँ तुम तो रहने ही दो, तुम तो बार बार मुझे मिसजज करते रहते हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ। अगर सिखाना चाहते हो ना तो थोड़ा ढंग से सिखाओ। कहता है ठीक है ढंग से सिखाऊंगा, तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा। कहता है ठीक है मैं सीखूंगा। अब वहां पर वो बैठ जाता है ध्यान करने के लिए। जो रेड पर्ल थी ना वो अपनी जगह से धीरे धीरे हट रही थी और वहां के जितने भी डिमंस थे ना अब अटैक करने की मोड पर थे। तो जो राजा की बेटी होती है कहती है मुझे लगता है कि मुझे वो पर्ल लेने के लिए जाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से क्या आएगा, तो आप मुझे बताइए। कहते हैं ठीक है तुम जाओ। इधर हम देखते हैं कंपटीशन शुरू हो जाता है। अभी उन तीनों को अंदर ले जाया जाता है। कहता है कि भला मैं लड़ भी पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मेरे अंदर तो इतनी पावर भी नहीं है। वहां पर बहुत भयानक भयानक लोग होते हैं जिनके पास अर्थ स्पेल, हेवन स्पेल और जितनी भी स्पेल होती है ना वो सब होती है। पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सबको उस गेम में हरा हरा के आगे बढ़ जा रहा था, क्योंकि उसकी जो तलवार की टेक्निक थी ना वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से एक एक करके वहां से लोग जा रहे थे।
तभी एक आदमी आता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन जैसे वो लड़ने के लिए आता है तो उसके वेपन देखकर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। तो जिसके पास तलवारबाजी की बहुत ताकत होती है ना, वो उसको मारने की कोशिश करने लगता है। ये बात तो हुजी से बर्दाश्त नहीं होती। हुजी कहता है ऐसे किसी को नहीं मार सकते हो, तुम्हें मारना है ना तो चलो पहले मुझसे लड़ाई करो। कहता है तुमसे, वो भी तुम लड़ भी पाओगे? कहता है हाँ चलो खेल तो स्टार्ट करो। वहां पर जो उसकी दौड़ने की स्पीड थी ना वो बहुत अच्छी थी हुजी की, तो वो हर तरफ से बचता जाता है, लेकिन जैसे ही तलवार आती है ना तो वो थोड़ा सा डरता भी है, लेकिन हिम्मत करके अभी खड़ा होता है। जितनी भी तलवार होती है वो उसके सामने कर देता है, लेकिन हुजी तो बहुत ही होशियार होता है, वो चुंबक लेकर आया हुआ होता है, सारी तलवार उसमें चिपक जाती है। तो वो आदमी कहता है हमने ये घटिया ट्रिक्स अपनाई है ना ताकि तुम मुझे हरा सको, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। वो फिर से अपनी पावर का यूज करता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो नीचे गिर जाता है, तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक पाएगा, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो नीचे बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन हुजी के अंदर क्योंकि एक हिडन पावर है, वो उठता है, कहता है अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। खड़ा होता है और अपनी पावर के जरिए वहां पर एक बार में उसको ढेर कर देता है। उसने उस आदमी को हरा दिया था। अब वहां पर बोला जाता है कि कोई और है इस हॉल में जो इससे हुजी से लड़ सके, अगर है किसी में हिम्मत तो आ जाओ। हुजी सोच रहा था वो जीत गया, लेकिन तभी किसी की एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि क्विंग स्वान होती है। जैसे आदि कहते हो अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ ना यहाँ से। शाओ भी समझाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ। कहती है मैं यहाँ पर लड़ने आई हूँ क्योंकि मुझे ये कंपटीशन जीतना ही है, तो मुझे प्लीज मत रोको, मुझसे लड़ लो। कहता है यार मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। वहाँ पर वो उसे एक बार में ही गिरा देती है नीचे। कहती है नहीं लड़ना चाहते तो ठीक है, तुम हार मान लो। कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, और वो उसको पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही पीछे से पकड़ता है ना तो अभी तक तो किसी को नहीं पता था कि वो लड़की है। वो उसको पकड़े हुए था, कहती है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगी। तभी उसके चेस्ट पर हाथ रख देता है। कहता है ओ नहीं तुम, क्या तुम। तब तक उसके बाल खुल जाते हैं। वो हैरान रह जाता है कि अरे ये तो लड़की है, ये तो लड़की है। इतना सुनना था कि वो वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर जो हुजी है ना उसे विनर घोषित कर दिया जाता है, लेकिन हुजी को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि वो लड़की है। अरे मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मुझे उसके पास ले चलो ताकि मैं उसे सॉरी बोल सकूं, एक बार प्लीज 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 एक बार। और वो नहीं ले जाता है तो वो क्या करता है ना उसका टोकन चुरा लाता है। ऐसे नहीं तो वैसे मैं तो जाकर ही रहूंगा। तो वो देखता है कि वो पहले बहुत गंदा लग रहा है, तो सबसे पहले वो कपड़े खरीदेगा। दुकान पर कपड़े खरीदने जाता है तो वो दुकानदार बोलता है कि तुम तो खुद गरीब लग रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम कपड़े खरीद पाओ, शक्ल देखिए अपने। लेकिन तब तक पीछे से आ जाता है श्याओ। श्याओ कहता है मेरा टोकन दे दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही दुकानदार को पता चलता है कि श्याओ आया है तो वो हाथ जोड़ लेता है, कहता है आपको जो पसंद है आप ले लीजिए। वहां पर हुजी ने नए कपड़े पहन लिए थे। कहते हैं आप तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। कहता है ठीक है। अब साथ में दोनों जाते हैं, और जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहां पर जो क्विंग स्वान के फादर होते हैं वो जानते होते हैं श्याओ को पहले से, क्योंकि श्याओ के फादर हैं झाओ शक्ति के दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो अभी जब उनका बेटा है तो वो बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन हुजी को देख देख कर बार बार कह रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है और ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहा है। कहते हैं कि आप अपनी बेटी को बुलाइए क्योंकि कल वो कंपटीशन में आई थी। वहाँ पर राजा कहते हैं मेरी बेटी, भला कंपटीशन में मेरी बेटी आज तक घर से बाहर नहीं निकली है, वो इतनी संस्कारी है, वो युद्ध क्या वो तो तलवार चलाना भी नहीं जानती है, तो वो कभी बाहर जा ही नहीं सकती है। कहते नहीं नहीं सच में मैंने उसको देखा है, उसको बुलाओ। अब वो जैसे ही सामने आती है एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की बनकर, तो यहाँ पर हुजी के तो होश उड़ जाते हैं कि ये कितनी झूठी लड़की है, यहाँ पर इतनी अच्छी से कैसे बनकर आई। उसके फादर कहते हैं क्या कर रही थी। कहती फादर 2 दिनों से तो मैं कहीं गई ही नहीं, मैं तो ये पेंटिंग कर रही थी। हुजी कहता हो नाटकबाज लड़की। कहते हैं कि चलो चाय दे दो, दोनों लोगों को चाय देती है। कहती अपनी जुबान बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर निकल आकर आती है तो उसकी मेट कहती आज तो बच गई मिस, आगे क्या होगा। अभी वहां पर वो लोग निकलने के लिए होते हैं, तो माफी मांगी नहीं, पहले मुझे माफी मांगना है उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। तब तक सामने उसे जो है कोई इंसान मिल जाती है। कहता है कि तुम कितना झूठ बोलती हो, बताओ तुम लड़कियों की ड्रेस में वैसे ऐसे नजाकत से क्यों पेश आ रही हो। कहती है कि अभी तुम यहाँ पर पंगा क्रिएट मत करो, क्योंकि मैंने ये बात किसी को नहीं बताया, सिर्फ मैं अपनी मदर के लिए सपोज कर रही हूँ क्योंकि मेरी मदर ने एक डीमन को मारते हुए अपनी जान दे दी थी और मैं उस डीमन को मारना चाहती हूँ। ठीक है मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। कहती किस बात की माफी। कहता है मैंने कहा ना माफ कर दो। कहता है ठीक है चलता हूँ, और जाते जाते कहता है उससे कुछ भी कहो तुम इन कपड़ों में अच्छी लग रही हो, और वहां से भाग जाते। हम इधर
देखते हैं उस वेपन को जो कि हुजी को चाहिए था ताकि उसके अंदर से रेड पर्ल निकाली जा सके। जो वो फेरी होती है वो देख रही होती है, कहती बहुत दिनों तक इंतजार किया है, फाइनली वो टाइम आ गया है। इधर हम क्विंग स्वान को देखते हैं जो कि अपनी मदर के पास जाती है और वहाँ पर जो उनका हथियार रखा होता है ना वो टूट चुका होता है। कहती है कि मदर आप चिंता मत करिए। तो फादर वहाँ पर आते हैं तो वो छिप जाती है। तुम मेरी वाइफ और बहुत ही लॉयल वाइफ, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बेटी इस रास्ते पर है, वो कभी डीमन से लड़ाई करे, इसीलिए मैंने उसको वैसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है। हथियार चलाना नहीं आता, वो हमेशा पेंटिंग करती है, कढ़ाई बुनाई करती है, वो सुना करती है तो उसे दुख होता है। इधर हम देखते हैं सिटी के अंदर डीमन लॉर्ड ब्लैक वाइंड आ चुकी होती है। फिर हम सिकोंग पवेलियन को देखते हैं जहाँ पर फिर से जो क्विंग स्वान होती है आ जाती है, कहती है कि देखो रेड पर्ल निकालने का टाइम तो आ ही गया है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये गेम जीतना पड़ेगा, तुम इस तरह अपना टाइम वेस्ट मत करो। कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अंदर पूछने। अब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर रेड पर्ल निकालने और सेकेंड गेम होने से पहले ही जो फेरी थी ना उस पर किसी ने अटैक कर दिया था। तो तुरंत ही मास्टर कहते हैं ये क्या हुआ है। मास्टर कहते हैं अरे मैं बहुत ही सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही फेरी को बेहोश देखते हैं तो वो कहते हैं क्या हुआ है आपको। वो बताती है कि यहाँ पर ब्लैक वाइंड आई थी जिसने यहाँ पर हमला किया, लोगों को मारा है। देखते हैं ब्लैक वाइंड को जो कि पूरी जगह पर अटैक करने के लिए तैयार थी। कहती है 10 साल मैंने इंतजार किया है, और उन लोगों की जो भी पावर होती है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तब तक क्वेंग सांग होती है अपने फादर के पास जाती है, कहती फादर फादर मेरी बात सुनो। लेकिन उसके फादर को अभी पता चल चुका होता है कि उसे जो है मार्शल आर्ट आती है। उनको जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं कि फादर मैंने अपनी मदर के लिए किया है। कहते हैं तुम्हारी मदर के लिए तो मैंने भी बहुत कुछ किया, वो नहीं चाहती थी कि तुम इस रास्ते पर आओ। कहती फादर ब्लैक वाइंड को देखा गया है कि आप बदला नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उसके फादर कहते हैं तुम बाहर नहीं जाओगी, ब्लैक वाइंड से लड़ने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। बंद करवा दिया जाता है, वो चिल्लाती रह जाती है। इधर हम देखते हैं हुजी क्वेंग स्वान से मिलने जाता है तो पता चलता है कि उसे अंदर बंद कर दिया गया, तो चोरी चुपके अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचते हुए देखता है कि उसे लॉक कर दिया गया है। कहती है कि मुझे निकाल लो प्लीज, मुझे निकाल लो हुजी। कहते हैं लेकिन तुम्हें यहाँ पर अंदर क्यों रखा गया। कहते ताला बंद है। उसे निकाल कर वो वहां से ले जाने वाला होता है, तभी उसके फादर आ जाते हैं। फादर कहते हैं कि देखो तुम बाहर नहीं जा सकती। हुजी कहता है कि आपको ना इसके बारे में पता नहीं है, इसकी बहुत ही ग्रेट स्किल है, मैं सच कह रहा हूँ, इसे जाने दो बाहर, ये ब्लैक पॉइंट को मारकर खत्म कर देगी। लेकिन उसके फादर मानते ही नहीं है, ये कहते हैं इसको अंदर बंद कर दो और हुजी को उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं। इधर मास्टर कहते हैं कि ये हुजी कहाँ गया है। तभी उनकी नजर पड़ती है कि पूरा आसमान काला हो रहा है, चारों तरफ से अंधेरा छा रहा है, और देखते हैं कि पूरी सिटी पर ना ब्लैक डीमंस का अटैक हो गया है। देखते हैं कि इंसान के फादर अब तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए कि ब्लैक वाइन को आज पूरा खत्म करना ही पड़ेगा। कि अब सब लोग निकल पड़ते हैं और ब्लैक वाइन ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। वो एक एक करके सबको मार रही थी और चारों तरफ से उसने एक घेरा बना दिया था जिसकी वजह से कोई बाहर निकल ही नहीं पाएगा। अब वो उसके फादर जो होते हैं ना पिछले टाइम को याद करते हैं कि जब उसकी वाइफ ने ब्लैक वाइन को पकड़ लिया था, उसे मारने वाली थी, तो उसने वहां पर एक इमोशनल गेम खेला। वो अपनी झूठी बातों में लोगों को फंसाने लगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं लोगों को नहीं मारना चाहती थी। जैसे उनकी वाइफ का थोड़ा सा ध्यान भटका, ब्लैक वाइन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसे वहां पर मार दिया। कहती है कि मेरी बेटी को इस सम पे मत फंसाना, ये सारे डीमंस धोखेबाज होते हैं। कहते हैं ठीक है, उनकी वहां पर डेथ हो गई होती है। आज फिर से वही दिन था जब ब्लैक वाइन ने हमला किया था। फेरी भी देख रही होती है कि वहां पर हमला हो चुका है, सील चारों तरफ लग चुकी है। पर फेरी बताती है कि 500 साल पहले ही ऐसा ही युद्ध हुआ था, आपको तो याद होगा ना। वहां पर उसने ये मैजिक क्रिएट किया था, और इस मैजिक को अगर जल्द से जल्द नहीं तोड़ा गया तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। और वो जो मैजिक होता है चारों तरफ से एक घेरा क्रिएट कर रहा होता है। फॉर्मेशन होती है ब्लैक वाइन की, जिसके जरिए एक लेआउट तैयार किया जाता है और वहाँ पे 4 होल होते हैं। इन 4 होल को जल्द से जल्द तबाह करना पड़ेगा, वरना ये पूरी की पूरी सिटी उसके कब्जे में हो जाएगी। xiao याओ को भी पता चल जाता है कि इस फॉर्मेशन को अगर 2 घंटे के अंदर नहीं तोड़ा गया तो ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तब वहाँ पर आ जाते हैं क्विंग स्वान के फादर भी। अब उन दोनों मिलकर वादा करते हैं कि हम सब एक एक होल को खत्म करेंगे 2 घंटे के अंदर, लेकिन हम सब बहुत कम है। तो जितने भी लोगों ने उस कॉम्पिटिशन में भाग लिया था ना, सब वो पीछे से आ जाते हैं कि जब तक जिंदा है तब तक इस फॉर्मेशन को तोड़ने का काम करेंगे। सब मिलकर अब काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं वहां पर उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। लेकिन इधर क्विंग स्वान लोगों से कह रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे वहां पर जाना है, लेकिन कोई नहीं छोड़ता। तब वो अपनी मेट को बुलाती है, मेट से कहती है तुम छोड़ दो ना प्लीज मुझे यहाँ से।
मैं सच भी कहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगी। मेड छोड़ देती है, कहती तुम अपना ख्याल रखना और छिप कर रहना, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगी। धीरे धीरे वो ब्लैक वाइन की पावर पूरी जगह पर अपना हमला बोलने लगती है। अब तुरंत ही मास्टर तो सो जाते हैं। अब वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सब एक एक होल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो होल की पावर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है कि उधर से क्वीन स्वान भी स्पीड में उस गोल घेरे की तरफ बढ़ रही होती है। कहती है फादर, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके फादर कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर इस आई फॉर्मेशन को तोड़ने कैसे आ सकती हो, तुम्हें पता है कि ये कितनी खतरनाक है। तब तक पीछे से सब आ जाते हैं कि हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं, हम सब इस ब्लैक होल को तोड़ेंगे। कहते हैं ठीक है, तैयार हो जाओ। एक एक करके सब तोड़ने लगते हैं, लेकिन जितने भी लोग होते हैं ना, होल में घुसने की कोशिश करते हैं, मर जाते हैं। तभी जो ह्यूजी होता है ना, उसकी आंखें फिर से चमक जाती है। कहते हैं जल्द से जल्द हमें इसे अजूरे फॉर्मेशन और आई फॉर्मेशन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों फॉर्मेशन 4 गेट पर है। जैसे ही वहां पर वो ह्यूजी के अंदर पावर आती है तो वो उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। अब जैसे ही तोड़ता है तो वो खुश हो जाता है, मिशन हट जाती है। लेकिन तभी वहां पर आ जाती है डीमन लॉर्ड। कहती है 10 साल बीत गए सेक्रेटरी लीडर, 10 साल, लेकिन आज भी तुम वैसे ही हो। उस साल पहले मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा था, अब मैं सबको मारूंगी। यहाँ पर वो बहुत गुस्सा होते हैं। तभी जो है शॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तो मैं तुमसे लड़कर ही रहूंगी। उसको एक टोकन देते हैं, कहते हैं जाओ और तैयार हो जाओ इसको मारने के लिए। उसके फादर कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, इससे मैं अकेले लड़ाई करूंगा। अब वहां पर ब्लैक वाइंड और उसके फादर की लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके फादर कहते हैं 10 साल मैंने इसी चीज की तो तैयारी की है। वहां पर वो अपने हथियार को टेढ़ा करते हैं और उसके बॉडी के आर पार कर देते हैं। जैसे ही बॉडी के आर पार करते हैं तो ब्लैक वाइन के भी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो जो आर पार हथियार हुआ होता है ना, वो फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन इतनी ही देर में जो डीमन होती है, उसने सेक्ट लीडर पर बहुत तेज से प्रहार कर दिया था। ऊपर हम देखते हैं कितनी ज्यादा चोट लग गई होती है। सेक्ट लीडर को कहती है कि पहले जो मैंने तुम्हारी वाइफ का हाल किया था, आज तुम्हारा कर देती हूँ। लेकिन तभी बीच में होजी और श्याओयाओ आ जाते हैं। उनको देखकर कहती ओ, तो तुम हुजी हो ना। हुजी कहता है तुम भला मुझे कैसे जानती हो और इन सब चीजों का क्या मतलब बनता है। मन कहती है आखिर इस फेरी ने तुम्हारे अंदर क्या देखा है जो तुम्हारा परीक्षण करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। हुजी होता है और शाओया होता है, वो उस डीमन से लड़ रहे होते हैं हवा की रफ्तार में। वहां पर उन तीनों की लड़ाई हो रही होती है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर जो ब्लैक वाइंड होती है वो शाओया पर हमला कर देती है, और जैसे उसके अंदर ब्लैक पावर जाती है तो वो दूसरी दुनिया में ही चला जाता है। देखता है कि वहां पर कोई है। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शाओयाओ का ही हम शक्ल है, जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। अब इधर वो बेहोश हो चुका होता है। कहता है कि आइस क्यूब उठो ना प्लीज, उठ जाओ ना, इस तरह मत पड़े रहो। ब्लैक वाइंड कहती हो तुम तो इतने बेचारे टाइप लग रहे हो, एकदम मामूली इंसान लगते हो। आखिर तुम्हारे में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो फिर तुम्हारे रहस्य को जानना चाहती है, मुझे भी तो पता चले। अब वो उठता है, कहता है अभी बताता हूँ मेरा रहस्य क्या है। उसके पास जाता है लेकिन वो फिर से उसे बेहोश कर देती है। कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहती तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कौन सी पावर है। वो उसे फिर से नीचे गिरा देती है। उसके पास आ जाती है, कहती है कि मैं बार बार देखना चाहती हूँ कि आखिर वो तुम्हारे में क्यों इतना इंटरेस्टेड है। वो उसके माइंड आई में चली जाती है। माइंड आई देखकर हैरान रह जाती है कि इंसानों की माइंड आई तो ऐसी होती है कि जहाँ पर डर होता है, नफरत होती है, प्यार होता है, लेकिन इसकी माइंड आई तो पूरी तरीके से खाली है। ये आम इंसान तो नहीं हो सकता है। वहां पे एक छोटा बच्चा खड़ा होता है, कहती इधर देखो। जैसे उसे छूती है फिर से इधर आ जाती है। लेकिन अभी हुजी के अंदर जो उसकी पावर थी वो सामने आ जाती है। वो ब्लैक वाइन को धक्का मारकर पीछे गिरा देता है। कहती है कि तुम हो भला कौन। कहता है तुम्हारा दादा हूँ। अब वहां पर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फेरी कहती अब हुई ना बात, जिसे जिस चीज का मुझे इंतजार था, जो पावर मुझे देखनी थी वो मुझे देखने को मिल गई है। कहता है आइस क्यूब उठो और अपनी पावर देता है, उसे ठीक करता है। कहता है तुम ठीक हो ना। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि ब्लैक वाइंड ने फिर से हमला कर दिया। वो सामने आ जाता है, उसके आर पार ब्लैक वाइंड हो जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तुरंत ही क्विंगचान के फादर जाते हैं लड़ने, लेकिन वहां पर वो फिर से हमला कर देती है। जैसे हमला करती है तो वहां पर शाओयाओ और हुजी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। चान के फादर कहते हैं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो मेरी वाइफ के साथ किया है उसे मैं भूल नहीं सकता हूँ। तब तक उधर से आ जाती है क्विंगचान और उसकी बहुत भयानक फिर से लड़ाई होती है। आज मैं तुम्हें पीढ़ी
जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली लड़की को ही मार दूंगी तो जड़ से ही जहांग फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वो उसके ऊपर अटैक करने चलती है, लेकिन आज क्विंग सॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा था, तो वो स्पीड में उठती है, हवा के झोंके की तरह उसके आर पार हथियार कर देती है। ये तो ब्लैक वाइन ने भी नहीं सोचा था कि जो उसकी माँ ने ट्रिक अपनाई थी, आज सेम ट्रिक उसने भी अपनाई है। फेरी कहती है कि माँ ने किया था, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि उसकी माँ की परछाई मेरे सामने खड़ी है। इन सबको मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अभी ब्लैक वाइन भी कहती है कि तुम तो बिल्कुल मैं अपनी माँ जैसी हो, और वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है। क्विंगसंग कहती, फादर मैंने बदला ले लिया, लेकिन जब तक वहाँ पर जाती तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन तुम झाओ सेक्टर को आगे लेकर जाना और यहाँ पर हर किसी का ख्याल रखना। ये हथियार मैं तुम्हें देता हूँ। याद रखना कि मैंने तुम्हें बचपन में सब कुछ चीज़ें सिखाई थी जब तुम्हारी माँ जिंदा थी। बचपन में सारी टेक्निक उसके फादर ने ही सिखाई थी, लेकिन जब उसकी माँ की डेथ हुई तब उसने मना किया था और वहाँ पर उसके फादर की डेथ हो जाती है। वो खूब से चिल्लाती है, फादर फादर उठो। इधर हुजी को लेकर आ जाता है घर, लेकिन उसकी बॉडी ही अब बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुकी थी। तो यहाँ पर फेरी कहती है सबसे पहले रेड पर्ल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो रेड पर्ल निकालने के लिए जैसे वो अपने वेपन का यूज करती है तो इस पर शाओ कहता है, ये भला कौन सा वेपन है। कहती है, मेरे बीच में मत बोलना, मैंने कहा ना मेरे मैजिक के बीच में बोले तो अच्छा नहीं होगा। अपने मैजिक का यूज करती है तो उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर एक सील का प्रयोग किया गया है, इसी वजह से इसके अंदर से ये रेड पर्ल निकल नहीं रही थी। वो रेड पर्ल निकाल लेती है। जैसे ही रेड पर्ल निकलती है तो हुजी अपने सपने में जाता है, देखता है कि वहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ बैठा है और वहीं पर उनके साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। लेकिन तभी बाहर कुछ भेड़िए आ जाते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो अपने 2 टाइगर के 9 टेल होते हैं उसमें से एक टेल काट कर वो अपने बेटे को दे देती है। कहती है, ये हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन मुझे माफ़ करना कि जब तुम होश में आओगे तो तुम मुझे नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें याददाश्त मिटा रही हूँ। बस इतना चाहती हूँ जहाँ भी रहो खुशी से रहो। और वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट कर देती है। बाहर जाकर भेड़ियों से लड़ने लगती है, लेकिन वो भेड़िया टाइगर को किडनैप कर लेता है। भेड़िया अंदर जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो भेड़िया उसको देख ही नहीं पाता है बच्चे को, लेकिन वो अंदर से सब कुछ देख रहा होता है। राजा को जो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि रेड पर्ल टूट चुकी थी, आधे से ज्यादा घर टूट चुके थे। रेड पर्ल लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते पर उस पर हमला हो जाता है। वो बहुत ही होशियार लड़की होती है, सारे मुसीबतों से बचकर वहां से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि क्विंगसंग अपने फादर की अंतिम विदाई के लिए खड़ी हुई थी। फादर की अंतिम विदाई पर उन्हें रेड कपड़ा वही उनके ऊपर डालती है और उसका टैबलेट लेकर आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहां जो है एक कमांडर आ जाते हैं जिनका नाम वे हुआन होता है। वे हुआन उसके फादर की बहुत बेइज्जती करने लगते हैं। कहती, हो कौन जो तुम मेरे फादर की बेइज्जती कर रहे हो। कहता है कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे फादर हमेशा डीमंस को मारने में आगे रहे हैं, लेकिन हमेशा एक ही पहलू देखा गया है। जब इस सिटी में डीमंस ने हमला किया था तब मेरा भाई भी वहां पर था, लेकिन तुम्हारे फादर की एक गलती की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई। उसका बदला तो आज मैं लेकर रहूंगा, कब से इंतजार कर रहा हूँ, फाइनली वो दिन आ गया है। अब वहां पर वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के बारे में ऐसा बोलने की, और उसके ऊपर अटैक कर देती है। जो कमांडर होते हैं उनके पास एक पावर होती है, वो सबको वहां पर पॉइजन दे देते हैं। अब उन लोगों को बचाने के लिए वो एक शर्त रखते हैं कि जमीन पर बैठो, घुटनों के बल मुझसे माफी मांगो कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही निकम्मे इंसान थे, उन्होंने जो कुछ भी किया अपने लाभ के लिए किया। कहती, मैं नहीं करूंगी, लेकिन लोगों को बचाने के लिए वो जमीन पर बैठी जाती है। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता है। कहती है कि मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मेरे फादर बहुत ही निकम्मे इंसान थे, फादर से बुरा कोई इंसान नहीं था। वहां पर वो एंटीडोट देकर चले जाते हैं और सारी टेबलेट भी तोड़ देते हैं। कहती है, एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रेड पर्ल निकालने के बाद अभी भी उसको होश नहीं आ रहा होता, तो मास्टर कहते हैं कि क्या वजह है जो इसको होश नहीं आ रहा है। तब फेरी कहती है कि मैं थोड़ा सा उलझन में हूँ, क्योंकि ये पुराने टाइम पर जाना पड़ेगा और उसे वहां पर होश में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बेहोशी की अवस्था में है। वक्त रहते हुए इसे वापस ले आया गया तो ये जरूर बच जाएगा। शाओ कहता है, मैं जाऊंगा इसको बचाने। मास्टर कहते हैं, लेकिन तुम अभी हमारे लिए बहुत जरूरी हो। कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, आप वो प्रक्रिया शुरू करिए। कहती है कि जा तो रहे हो, लेकिन अपनी पावर का ज्यादा यूज वहां पर नहीं कर सकते हो, वरना ये उल्टा ही पड़ जाएगा। तो याद रखना, तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना है।
वहाँ पर वो आ जाता है तो इधर हम देखते हैं कि अपनी माँ के साथ हुजी अंदर बैठा हुआ होता है। कहता है हुजी बाहर आओ। कहता है तुम कौन हो? कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो, फ्यूचर में पहचान जाओगे, चलो मेरे साथ, यहाँ पर खतरा है। जैसे अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वहाँ पर एक बैरियर लगा होता है। हुजी दरवाजा बंद कर लेता है, अंदर चला जाता है, बार बार कहता है हुजी चलो ना, बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट चल रहा है, तुम्हें ब्लैक वाइन याद है, उसने तुम्हारे पर हमला किया था। कहता है मुझे कुछ भी नहीं याद है। वो लगातार अपनी पावर का यूज कर रहा था। कहता है मास्टर ये पावर का यूज क्यों कर रहा है? फेरी कहती है ये इसके फेट पर डिपेंड करता है कि ये क्या कर सकता है। काफी टाइम बीत जाता है। अभी वहां पर जो होची होता है ना, अपने बड़े वाले अवतार में आ जाता है, उसको वो कंधे पर बिठाता है और उस होल से बाहर निकाल आता है। फाइनली वो सही टाइम पर बाहर आ गया था। फेरी कहती है ये आ तो गया है, लेकिन तभी उसकी टेल बाहर निकल आती है। टेल जैसे ही बाहर निकलती है तो श्याओ याओ की बहन भी वहां पर आ जाती है। कहती वाह क्या बात है, मैं कितने सही टाइम पर आई हूँ, तुमने बहुत ही गड़बड़ कर दी, तुम्हें पता है कि फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कहता है क्यों, क्या हुआ? कहती है रेड पर्ल तो ऑलरेडी टूट चुकी है, वहां पर लोग बेघर हो गए हैं, मुझे रेड पर्ल दे दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसे रेड पर्ल दे देता है, लेकिन कहती हो तो तुम लोगों ने यहाँ पर डीमन को कैद करके रखा है, चलो मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ इसे मारकर। श्याओ याओ कहता है कि ये डीमन नहीं है, बस इसके अंदर डीमन चला गया। कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, डीमन के मारने वाली फैमिली आज डीमन को प्रोटेक्ट कर रही है। कहता है मैंने कहा ना कि ये डीमन नहीं है। वो मारने चलते हैं, तब तक फेरी आ जाती है। फेरी कहती है कि तुम्हें रेड पर्ल लेना था ना, रेड पर्ल मिल गया है, चली जाओ। कहती है मैं वापस जरूर आऊंगी, क्योंकि तुम तो अकेले डिसेंडेंट्स हो ना मेरी फैमिली के, तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो वैसे भी मैं ही वहाँ की राजगद्दी संभालूंगी। उसकी टेल अंदर चली जाती है और तुरंत ही होश आ जाता है अब हुजी को भी। हुजी कहता है यार रेड पर्ल निकल गई है, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। कहते हैं मास्टर कहते हैं देखो तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, लेकिन श्याओ ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, तो कम से कम उसके साथ इस तरह का बिहेव तो मत ही करो। उसने तुम्हें बचाया, तुमने उसे बचाया है, तो उसे थैंक यू तो जरूर बोलो। कहता है अच्छा ये बात है क्या? अब वहां पर फेरी तो उन लोगों की बातें सुन रही होती है। फेरी कहती है इतना याद रखो कि तुम्हारे अंदर डीमन टेल है। क्या तुम्हें पता है कि ये डीमन टेल तुम्हारे अंदर कैसे आई? फूजी को सब कुछ याद आ चुका होता है, लेकिन वो जानबूझकर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं याद है। मास्टर कहते हैं इसके दिमाग पर क्यों जोर डालूं, जब इसे याद आएगा बता देगा। वो फूजी को लेकर वहां से चले जाते हैं कि क्विंग सांगर भी फादर से वादा करती है कि जो कुछ भी हुआ है, वो जितनी इज्जत खोई है वो सब वापस लेकर आएंगे। मदर फादर आप लोग चिंता मत करिए। हैं कि शायद बैठा होता है तो फूजी उसके लिए सूप बना कर लेकर जाता है। कहता है ये सूप बहुत ही अच्छा है, पी लो इसे, लेकिन वो मना कर देता है मैं नहीं पीऊंगा। कहता है इतनी मेहनत से बना कर लेकर आया हूँ, पीते नहीं हो। मास्टर आ जाते कहते तुम नहीं पियोगे, लाओ मैं ही पी लेता हूँ, इसके लिए सही नहीं है। हुजी कहता मत पियो मत पियो, लेकिन वो पूरा पी लेते हैं। अचानक से उनके नाक से खून निकल आता है। कहता तुमने इसमें क्या मिलाया था? कहता है कुछ नहीं, इसमें मैंने अपनी पावर का यूज किया था। कहते हैं बदतमीज कहेंगे, अब मुझे इसे सही करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। मास्टर वहां से चले जाते हैं। जो क्विंग सान होती है कहती है कि मैं ये जगह छोड़कर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब अपने नेक्स्ट मिशन के लिए जाना है, फादर की रेपुटेशन को वापस लाना है, तब तक आप यहाँ की जिम्मेदारी संभालेंगे। पीछे से और भी लोग आ जाते हैं कि आप इस जगह को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि इस लीडर के जाने के बाद कौन इस जगह को संभालेगा। कहती है कि जो कुछ भी पास्ट में हो उसे भूल जाओ। से लोग कहते हैं ठीक है हम सब लोग इस जगह को सही सलामत रखेंगे, आप भी जल्द से जल्द वापस आइएगा, कोई भी जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। कहती है ठीक है। अब हमें पता चलता है कि 500 साल पहले ही जो ये फेरी थी उन्होंने ब्लैक वाइन को अपने पास रख लिया था, उन्हें कैद कर लिया था, उन पर हर रोज परीक्षण करती थी। वो कहती थी मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, बहुत सारी कंडीशन थी, उनको फॉलो करते हुए उनसे पावर ले लेकर वो वेपन बनाती थी जिससे डीमंस को मारा जा सके, और इसी वजह से वो इतनी फेमस थी। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वो ब्लैक वाइन की पावर का यूज करके ही हथियार बना रही थी। इधर हम देखते हैं कि जैसे श्याओ और हुजी अंदर आते हैं तो क्विंग शान होती है, कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी अब राजमहल की तरफ चलना है। तीनों साथ में निकल पड़ते हैं फेरी को अलविदा कहकर। क्विंग शान की माँ का हथियार होता है ना, उसे सही कर देती हैं। अब कहती हैं कि तुम लोग जाओ और डीमन एनर्जी से लड़ने के लिए तैयार रहो। तीनों जब सिटी में पहुंचते हैं तो देखते हैं खाने पीने की चीजें होती हैं। तभी पीछे से कुछ सैनिक आ जाते हैं, कहते हैं कि आपको जल्द से जल्द यहाँ से चलना पड़ेगा। इधर वो खाना खाया जा रहा था, हुजी खाया जा रहा था, वहाँ पर कुछ लड़कियां होती है, कहती वाह क्या हैंडसम लड़का है, हैंडसम लड़का है। वहाँ पर उनका सामना होता है एक ऐसे लड़के से जो कि नॉवेल लिखता है, और नॉवेल वो श्याओ याओ के बारे में लिखता है।
लेकिन उसे खुद नहीं पता है कि xiao कैसा दिखता है, तो लड़कियां xiao के पीछे पागल हुई पड़ी रहती हैं। तो वहीं पर हुजी की मुलाकात हो जाती है उस लड़के से। हुजी कहता है किसके बारे में ये नॉवेल लिख रहे हो? कहता है xiao के बारे में। कहता है जानते हो तुम कौन है? कहता है बिल्कुल नहीं जानता हूँ। हुजी हंसने लगता है कि जिसके बारे में नॉवेल लिख रहा है वो उसके सामने ही खड़ा है, तब भी इसको पहचान नहीं पा रहा है। अभी वो उन लोगों के साथ ही आता है, एक जगह पर बैठा हुआ होता है। हुजी फिर बताता है कि जिसके बारे में तुम नॉवेल लिखते हो ना, ये सामने वही बैठे हैं। वहां पर उसे यकीन नहीं होता है, तो सर झुकाकर माफी मांगता है कि मैंने ना आपके बारे में बस सच्ची सच्ची बातें लिखी, एक भी झूठी बातें नहीं लिखी हैं। आप सच में बहुत हैंडसम है। xiao कहता है चलो बहुत हो गई बातें, अभी हम लोगों को एक जगह पर रुकने के लिए चलना है। वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं बात करते करते, तभी उनकी मुलाकात होती है उसी आदमी से जो कि उन्हें बैबो टाउन में मिला था वहां पर लड़ने के लिए। हुजी कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है यार 3 लड़के हैं जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैं 3 बहनों को दिखाया जाता है जो कि तीनों बहुत ही पावरफुल होती है और वहां पर उस मोटू को मार रही होती है। जैसे ही उन तीनों लड़कियों की नजर xiao पर पड़ती है तो तीनों पिघल जाती हैं। कहती हो कितने हैंडसम लड़का है, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो जी वहां पर उसका इंट्रोडक्शन देता है तो वो तीनों ना प्यार में पड़ जाती है। कहती मुझे भी इनसे मिलना है। वो जी कहता है अपने काम से काम रखो और चलो मेरे साथ। अभी हम देखते हैं कि वो चारों निकल पड़ते हैं। वहां पर एल्डर ऑफ काउंसलिंग के जो बड़े बेटे होते हैं चेंग जिंगनान, वो आए हुए होते हैं, वो भी उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। लेकिन काफी ज्यादा उनके अंदर एटीट्यूड नजर आ रहा होता है। हुजी कहता है बहुत ही बदतमीज आदमी है ये तो। जितने भी लोग कंपटीशन में भाग लेने आए हुए होते हैं वो उसी हॉल में बैठे होते हैं। पर शाओ योंजी को दिखाया जाता है जो कि काफी हम्बल लग रहे होते हैं। तो एक लेडी आती है, उन्हें स्वीट देती है कि आप खा लीजिए और अगर आपको अच्छा लगे ना तो मैं और बना दूंगी। लेकिन काउंसलिंग के बेटे भी वहां पर आ जाते हैं। जैसे वहां पर आते हैं तो वहां को जो उनका सैनिक होता है ना, उनका इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। बेटा बोलता है यहाँ पर एक भी लड़कियां नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तभी वही लड़की आ जाती है, कहती है आप स्वीट ले लीजिए, अगर आपको और अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा। अब वो उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है स्वीट तो बहुत अच्छा है लेकिन उससे भी अच्छा कुछ और है। उसका हाथ पकड़ने लगता है तो उसकी ट्रे नीचे गिर जाती है। कहती है आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब जैसे ही वो कहती है कि आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। कहता है मेरे जेटा पेंडेंट तुमने चुरा लिया है, अभी मैं चेक करूंगा। सैनिक पीछे से पकड़ लेते हैं और उसको चेक करने की कोशिश करने लगते हैं। उसका पूरा इरादा होता है बदतमीजी करने का, लेकिन तब तक वहां पर पश्चाओ एनजी आ जाता है। कहता है मिस्टर सिंह जरा पीछे हटिए, एक अकेली लड़की को देखकर उसे छेड़खानी क्यों करना स्टार्ट कर दिया? इस पर मिस्टर सिंह कहते हैं इसने मेरा जेडे लिया है, चेक करके देख लो। वो जब चेक करती है तो उसमें सच में होता है। कहती है तुम मुझे फ्रेम कर रहे हो। यहाँ पर वो अपनी जिद पर अड़ा होता है कि चेकिंग तो होकर ही रहेगी क्योंकि मैं खुद चेकिंग करूंगा। लेकिन तब तक होजी आ जाता है। होजी कहता है चेकिंग ऐसे नहीं होगी, चेकिंग मेरे हिसाब से होगी। मेरे पास एक लेजेंडरी एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, इसके जरिए ही चेकिंग होगी। कहता है मैं इसे नहीं मानता हूँ। जिसके सामने रुकेगा वही असली दोषी होगा। बार बार जाकर मिस्टर चिंग के सामने रुक जा रहा था। कहता है ये झूठ है, ये झूठ है। लेकिन वहां पर फाइनली हुजी बोल देता है कि तुम ही हो। वहां पर खड़े होते हैं xiao भी। xiao के सामने मिस्टर चिंग के बोलने की हिम्मत नहीं होती। कहता है माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था। कहती भला ये किस तरह का मजाक है? वहां पर हुजी से उसका तो पंगा क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो लड़की हुजी की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो जाती है। उसे लगता है कि उसने उसकी मदद की है। लेकिन अभी राह में रोड़े तो और भी आने थे। तभी वहां पर xiao की बहन आ जाती है। कहती है आप चलो, तुम्हें फादर ने बुलाया है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जरा सा भी लेट करो। अब उन दोनों को वहां पर लेकर जाता है और विंग xiao और वो जो लड़का होता है ना जो स्टोरी लिखता है, वो दोनों अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। हम देखते हैं कि वही सैनिक वहां पर आ जाता है। जिहैंग फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम इन सीढ़ियों पर कदम तक नहीं रख सकती हो। वो वहां से फिर से चली जाती है। इधर xiao को बुलाया जाता है और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि रेड पर्ल लाने में तुमने देर कर दी, साथ में तुमने बहुत ही ज्यादा पंगा क्रिएट किया। सोचो अगर तुमने और ज्यादा देर किया होता तो क्या होता। वूजी कहता है तुम लोग कितने बेवकूफ हो, लगातार इसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो लेकिन तुमने ये भी ध्यान नहीं दिया कि इसने 2 डीमन को मारा है, साथ में इसने न जाने कितने गांव वालों की जान बचाई है। लेकिन तुम लोगों को इसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो। अब वहां पर जो एल्डर्स कहते हैं ये बदतमीज लड़का कौन है जो वो लगातार बोले जा रहा है? कहता है मैं तो बोलूंगा, कोई भी नहीं रोक सकता है।
शाया बार-बार चुप करा रहा होता कि मत बोलो, मत बोलो। लेकिन उसकी सिस्टर बीच में आ जाती है, कहती है कि ये हमारे लॉ के अगेंस्ट है, अगर इसे सज़ा नहीं दी गई ना तो सबके सामने गलत एग्ज़ाम्पल सेट होगा और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। शाया कहता है कि ठीक है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और फूजी को छोड़ दिया जाए, मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। जो शाया के फादर होते कहते हैं, एक अननोन पर्सन के लिए तुम अपनी पूरी फैमिली से लड़ रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसकी सिस्टर बोल देती है कि ये अननोन पर्सन नहीं है, ये एक डेमोनिक पावर से बना हुआ लड़का है, इसके अंदर टेल देखिए। कहते हैं क्या इसके पास डीमन पावर है? अब वहाँ पर शाओ के फादर अपनी पावर का यूज करते हैं हुजी के ऊपर। मुझे कहता है मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन तभी उसके अंदर से वो आर्टिफैक्ट बाहर हो जाता है और उसके अंदर की जो टेल होती है ना वो बाहर आ जाती है। सब कहते हैं ये टेल, ये तो बहुत पुरानी टेल है, ये पक्का कोई बहुत बड़ा डीमन है, इसको कैद करो, इसको कैद करो। चारों तरफ से उसको कैद कर लिया जाता है। कहते हैं शाया तुमने मेरा बहुत दिल दिखाया है। तभी उसके ऊपर लगातार अटैक होता रहता है और उसे बचाने फेरी यमी आ जाती है। जैसे फेरी यमी आती है तो कहती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? सब माफ़ी मांगने लगते हैं कि माफ़ करिएगा। मेरी यम्मी कहती है कि ये डीमन नहीं है, मैंने इसके अंदर की जितनी डेमनिक पावर थी उसे सील कर दिया है। लेकिन उसकी बहन शांत नहीं होती है, कहती भले ही ये डीमन नहीं है लेकिन जो शाया ने किया उसका ये सज़ा तो इसको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इसने लेट किया है और इसे 5 साल के अंदर ही वो डेट पर लानी थी। एल्डर कहते हैं हाँ हाँ, पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। तब यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि हुजी के बारे में मैं बता दूं कि ये डीमन नहीं है, बहुत ही अच्छा है, इसने डीमन को मारने में खुद मदद करी है और रही शाओ के बाद तो इसने भी डीमंस को मारना है, तो इसे सजा देना सही नहीं है। लेकिन उसके फादर वहाँ पर कहते हैं कि शाओ को 50 कोड़े मारे जाएं, उसके बाद जेल में बंद कर दिया जाए। यहाँ पर उसकी बहन तो बहुत खुश होती है, लेकिन हुजी कहता है इस तरह का न्याय दरबार है जहाँ पर एक बेकसूर को सजा दी जा रही है, ये बहुत ही गलत है। वो चिल्ला रहा होता है। उसके फादर इशारा करते हैं कि हुजी को बाहर छोड़ कर आओ। उसे 50 कोड़े पड़ते उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसके बाद उसे जेल भी भिजवा दिया जाता है। अपनी बचपन की बातें सोचता है कि जब भी उसे कोई शिकार वगैरह या कुछ करना होता ना तो थोड़ा-सा वो डरता था मासूमों को मारने में, लेकिन उसकी बहन बचपन से ही बहुत क्रूर प्रवृत्ति की थी। वो किसी को भी देखती तो मार डालती, कहती डीमंस को मारना है तो दिल में प्रेम जगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऐसा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फादर उसके हमेशा टास्क देते थे जिसमें वो पीछे रह जाता था। आज इसी वजह से उसकी बहन ने वहाँ पर उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया था कि फादर ये कुछ भी नहीं करता है और उसके फादर उसको मारने लगते हैं। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन अचानक से उठता है, कहता फादर मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी बहन कहती देखा ना फादर, इसने फिर से आपकी बात टाल दी। उसके फादर कहते दिन भर यहीं पर नील डाउन रहोगे। जेल में बंद होता है तो हुजी मिलने जाता है, कहता है मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, चलो भाग चलो। इस पर शाओ मना करता है कि ऐसे मत करो और कठिन सजा मिलेगी। वो नहीं मान रहा होता है तो शाओ मास्टर को बुलाते हैं, इसको यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि ये मान ही नहीं रहा है। जबरदस्ती उसको लेकर जाते हैं। शाओ के पास एक आदमी आता है, बताता है कि हमारे कुछ जो बहुत ही जानकार आदमी थे वो गायब हो रहे हैं सिटी से, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इवन उनकी डेड बॉडी या कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे उनका पता लगाया जा सके। कहते हैं ठीक है, लगातार उनकी खोजबीन करते रहो, हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। फौजी रास्ते से जा रहा होता और मास्टर से कहता है कि इसकी बहन कितनी दुष्ट है, इस तरह तो उसके साथ नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी बहन नहीं चाहती है कि शाओ या ये एग्ज़ाम जीते, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जीत गया तो उसकी जो राजगद्दी मिलने का सपना है उसका टूट जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसकी केयर करने वाले हैं। कहते हैं कौन है कौन है? मास्टर बिना बताए चले जाते हैं। कहते हैं अरे बता तो दो। इधर ग्रैंड माँ होती हैं जो अपने पोते के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती हैं और जाकर वहाँ पर शाओ के फादर को सुनाने लगती है कि तुमने सबके सामने पिटाई की, जेल भेज दिया, तुम्हारा पेट तो अभी भी नहीं भरा होगा, क्योंकि लोगों के सामने तो तुम्हें महान बनना है, तुम्हें अपने बेटे को ही क्यों ना सजा देनी पड़े। लेकिन इतना याद रखो कि मैं अपने पोते को कुछ भी नहीं होने दूंगी, अगर बीच में बोला तो तुम्हें जेल में बंद कर दूंगी। जाती है अपने पोते से मिलने और अपनी पावर के द्वारा उसको सही करती है। कहते हैं कि ग्रैंड माँ आप यहाँ पर क्यों आई, आप चाहिए ना, वरना कितनी मुसीबत हो जाएगी। कहती है मेरे लिए कौन सी मुसीबत होगी। वहाँ पर वो कहता है ग्रैंड माँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ से कुछ आदमी गायब हो रहे हैं, मुझे उनके बारे में पता करना है। कहती ठीक है। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं इसके बारे में खोजबीन करते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। ग्रैंड मदर उसको बाहर लेकर निकलती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, बताता है कि कोई भी क्लू नहीं मिला है, लगता है कि कोई बहुत ही जानकार आदमी इन सब चीजों के पीछे लगा हुआ है जो धीरे धीरे लोगों को गायब कर रहा है। शाओ की ग्रैंड माँ शाओ से कहती है कि जो भी इस कैपिटल में है वो कोई आम
आम इंसान नहीं है जो लोगों को गायब कर रहा है, जरूर डीमन है जो इसी सिटी में रह रहा है, इसीलिए हम लोग उसके बैकग्राउंड का पता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ क्लू मिले हम लोग उस पर जरूर ध्यान देंगे। अभी वो लोग बात ही कर रहे होते तब तक पीछे से श्याओ की सिस्टर आ जाती है, कहती है ओह तो ग्रैंड माँ आप हमेशा श्याओ के साथ क्यों रहती हैं? ग्रैंड माँ कहती है लगता तुमको दिख नहीं रहा है इसीलिए बार बार पूछ रही हो। कहती नहीं ग्रैंड माँ आप हमेशा फेवर लेती है ना इसीलिए पूछ रहे हो। ग्रैंड माँ कहती है ऐसे भी आज तुमने श्याओ को जान से मारने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी कि तुम यहाँ पर फिर से बहस करने आ गई। कहती है ग्रैंड माँ आप भी ना कैसी बात कर रही हैं, ये तो मेरा भाई है। तब यहाँ पर श्याओ कहता है कि अच्छा ठीक है कल बैटल ग्राउंड में मिल लेंगे ना, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। कहती है वो तो टाइम आने पर पता चल ही जाएगा कि कौन बेहतर है। जी बाहर आता है तो कुंगचान कहती है कि ये बताओ श्याओ कहाँ पर है। कहता है कि आयुष को ना पनिशमेंट दी गई है, वो जेल में है। तो कहती छुड़ाया क्यों नहीं। कहता है अरे वो इंसान इतना भयानक है कि अपने आप में रूल और रेगुलेशन इतना लेकर चलता है कि मैंने उसे कितनी बार छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। तब तक टीचर आ जाती हैं, सारे स्टूडेंट को एक साथ खड़ा किया जाता है, लेकिन हुजी बार बार टीचर को देखकर हंस रहा था। तो उस पर टीचर कहती है कि मुझे देखकर हंसी आ रही है या कोई ऐसा जोक मारा है मैंने। मिस्टर चेंग होते और हुजी की बहस हुआ करती है और हुजी था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा होता, बार बार उसकी हंसी निकल जा रही थी। तब यहाँ पर टीचर कहती है अगर तुमने इस बार हंसा ना तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ दिए जाएंगे, इतना याद रखो। तुम्हें कुछ भी पूछना है तो सर झुकाकर पूछो तभी तुम्हें आंसर मिलेगा। वहां पर सारे रूल रेगुलेशन जब टीचर बता रही होती है तो वो फिर से अपना हाथ ऊपर करता है, कहता है कि मुझे कुछ पूछना है। कहती है कि ठीक है हाँ पूछो क्या पूछना है। कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सालों पहले कोई व्हाइट टाइगर थी, उसके बारे में मुझे जानना है। तो वहां पर वो बताने लगती है कि टाइगर इतना छोटा डीमन भी नहीं था, बहुत ही पावरफुल डीमन था, लेकिन उसे कुछ टाइम बाद इस पूरी धरती से मिटा दिया गया। मैंने सुना है कि रूजी कहता हाँ हाँ बताओ क्या सुना है। टीचर कहती हो तुम तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो, कुछ नहीं सुना है मैं। मिस्टर चेंग आते हैं, कहते हैं ये जानबूझकर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये खुद डीमन है इसीलिए डीमंस की जानकारी ले रहा है। ओजी कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, बीच बीच में टांग क्यों अड़ाते हो, मारने चलता है। लेकिन टीचर आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती, कहती इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि मेरा सामना कर पाओ, उसे पीछे धक्का दे देती है। यहाँ पर टीचर मिस्टर चेंग को भी समझाती है कि कम से कम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो वरना तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर फेंक दूंगी। ओजी होता है ना अपनी माँ की बारे में जानकारी के लिए बहुत उतावला होता है कि आखिर उसकी माँ कहाँ पर गई। जो कुछ भी उसे याद आया है उसके हिसाब से वो अपनी माँ को बस ढूंढना चाहता था। तो उसका दोस्त कहता है यार कहाँ जाओगे, फंस जाओगे। कहता है चलो पहले महल चलते हैं, वहां पर बुक्स होंगी, बुक्स में देखेंगे। चोरी चुपके दोनों अंदर जाते हैं। अभी हम हुजी के खास दोस्त की जानकारी बता देते हैं कि इसके पास एक ईंट है, ईंट में बहुत ही गजब की पावर है, किसी को मार दो बेहोश हो जाएगा लेकिन उसको जरा से भी चोट नहीं लगेगी, कुछ टाइम बाद वो एकदम ठीक हो जाएगा। किसी के अंदर ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ईंट से मार दो तो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर उसका दोस्त ईंट लेकर चल रहा होता है, कहता है कि देखो तुम्हें अब अपनी ईंट का यूज करना है। वहां पर एक सैनिक पर मारता है और हुजी वो ड्रेस पहन लेता है, कहता है यहीं पर खड़े रहना, कोई भी आए जाए या कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब वो अंदर ड्रेस पहनकर जाता है एकदम एटीट्यूड से। तो वहां पर एक सैनिक आता है, कहता है नए आए हो क्या। कहता है नया नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ इधर देखने, मुझे बुक के बारे में जानना है कि जो बागुआ बुक है उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ बुक्स रखी होंगी, उनके बारे में मुझे पता करना। कहते हैं ठीक है सामने है लेकिन उलझाना मत। वो जाकर पता करने लगता है, उसे तरह तरह के डीमंस के बारे में वहां पर पढ़ता है। तभी व्हाइट टाइगर आ जाता है, कहता है कि मिल गया व्हाइट टाइगर, ये बहुत ही क्रूएल और बाउंडलेस डेमोनिक एनर्जी है, इसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। लेकिन 500 साल पहले क्यूयोजी में वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया। तब तक वहां पर श्याओ आ जाता है, उस के हाथ से बुक छीन लेता है और उसे डरा देता है। कहता है यार तुमने तो आज मुझे मार ही डाला था, मैंने तो यहाँ बुक पढ़ रहा था। कहते हैं कि इस बात के लिए बुक पढ़ रहे थे। कहता है अरे डीमन एनर्जी के बारे में पता करना था ना, इसलिए जबरदस्ती उसको बाहर खींच कर लेकर जाता है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता कुछ पता चला कि नहीं चला। कहता पता नहीं चला, तुमसे मैंने कहा था ना कि कोई आए तो बता देना। श्याओ कहता है कि जाओ और अपनी स्टडी करो, जाकर एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ पर घूमते हुए मत मिलो। वहां से चला जाता है डांट कर। पूजी का तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, कहता है कि मैंने कहा था ना कि ध्यान रखना, इतना बड़ा इंसान तुमको नहीं दिखा। कहता है मैंने पूरे टाइम नजर रखी लेकिन ये पता नहीं कब उड़कर अंदर चला गया। देखते हैं मिस सैंचा को जो कि फिर से स्वीट डिश बनाया करती है
हुजी के लिए और वो स्वीट डिश बनाकर जैसे ही हुजी के रूम में जाती है तो जो मिस्टर चेंग का आदमी होता है ना देख लेता है उन दोनों को जाते हुए। ये चीज तो जो है क्विंग स्वान भी देख लेती है, लेकिन वो सोचती है कि क्या करने से। वो अंदर जाती है, स्वीट देकर बाहर चली जाती है, लेकिन तभी उसे वहां से कोई किडनैप करके चला जाता है। जगह ये खबर फैल जाती है कि सेंचा गायब हो चुकी है। जब नहीं मिलती है तो सब लोग चिंतित हो जाते हैं कि चलो एक एक कोने में ढूंढते हैं, लेकिन तभी मिस्टर चेंग आ जाते हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद देखा है कि जो मिस सेंचा थी वो हुजी से मिलने गई थी और ये डीमन है इसीलिए उसे मार कर खा गया होगा। कहता है बेवकूफी भरी बातें क्यों कर रहे हो, मैं भला क्यों खाऊंगा। हाँ वो मेरे रूम में आई थी, स्वीट रखी और वहां से चली गई। लेकिन मिस्टर चेंग को तो अच्छा बहाना मिल गया था, उसके ऊपर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे थे। क्विंग स्वान बोलती है कि इल्जाम लगाने से पहले सबूत है तो दिखाओ। सच बता रहा हूँ, इसी के पास डेमिनिक एनर्जी है, इसी ने ये सब कुछ किया है। सब लोग उसके ऊपर शक करने लगते हैं। कहता है अरे मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। हर बार की तरह शाओ आ जाता है उसको बचाने के लिए। कहता है कि तुम लोग इसके ऊपर इल्जाम मत लगाओ, चलो जल्दी से हम लोग उसको ढूंढते हैं। सिटी में चारों तरफ फैल जाओ, कहीं ना कहीं तो वो मिलेगी। अब सब लोग सिटी में चारों तरफ फैल जाते हैं सेंचा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती है। एक एक जगह खोज कर सब लोग फिर से अपनी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन सेंचा की ना मिलने की वजह से दुखी भी होते हैं। क्या किया जाए। तो इस पर शाओ कहता है कि तुम सब वापस जाओ, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। तब तक शाओ आता है तो उसके दो सैनिक आते हैं, बताते हैं ये पूरी लिस्ट है जितने लोग यहाँ से गायब हुए हैं। ये जितने लोग गायब हुए हैं नॉर्मल इंसान नहीं थे, इनके अंदर कोई ना कोई बहुत ही अच्छी ताकत थी। या तो वो मार्शल आर्ट में महारत हासिल करके रखे थे या फिर वो सबसे हिडन थी। कहते हैं अच्छा इसके बारे में जानकारी कहाँ पर मिलेगी। कहते हैं इसके बारे में जानकारी घोस्ट मार्केट में मिल सकती है। कहते हैं घोस्ट मार्केट में, ठीक है मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। मुझे घोस्ट मार्केट अभी के अभी जाना पड़ेगा। चुपके से जो हुजी होता है ना उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और खुद श्याओ के पीछे वो छुपा होता है। कहता है तुम्हारी आदत कब जाएगी चोरी चुपके सुनने वाली। कहता है श्याओ बताओ ना यहाँ पर क्या कोई घोस्ट मार्केट है, सच में इस तरह की चीजें क्या एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है, मुझे भी लेकर चलो ना। कहता है तुम वहां पर नहीं जा सकते हो। उसके ऊपर हाथ रख देता है। शाओ कहता है हाथ पीछे करो। शाओ कहता है जाकर सो जाओ। अब वहां से वो अकेले निकल पड़ता है, लेकिन जो हुजी होता है ना बहुत ही दुष्ट होता है, अपना भी पीछे आता। साथ में क्विंग स्वान अपने उस ईंट वाले दोस्त को भी लेकर आता है। तीनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। शाओ को पता चल जाता है। कहते हैं तीनों के तीनों बाहर आ जाओ। कहते हैं मैंने कहा था ना पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पर क्या करने आए। फौजी कहता है कि शाओ तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मेरे आइस क्यूब हो, मुझे ना तुम्हारी थोड़ी सी टेंशन हो रही, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ चलना है ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊँ। शाओ कहता है और क्विंग स्वान तुम क्यों आई हो। कहती है मैं हुजी की रक्षा करना चाहती हूँ। वो ब्रिक्स वाले लड़के से पूछता और तुम। कहता है मैं इन दोनों की रक्षा करना चाहता हूँ। कहता है ठीक है अगर चलना चाहते हो तो वहाँ के कुछ रूल्स और नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। कहते हैं हम सब सारे रूल नियम फॉलो करेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। चारों के चारों वहां पर निकल पड़ते हैं। जैसे वहां पर जाते तो हुजी डर जाता है कि ये कैसी जगह है इतनी भयानक, यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है। कहता है कि ये गेट है, अभी अंदर चलो फिर लोग दिखेंगे। अंदर जाते हैं तो वहां पर तरह तरह के लोग दिख रहे होते हैं। किसी की शादी हो रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अजीब वो गरीब हरकतें सब कर रहे होते हैं। मिस सेंचा को देखते हैं जिन्हें किसी पावर के बीच में बांध कर रखा गया था, उड़ाने की कोशिश करती कि नहीं कर पाती हैं। हम देखते हैं कि क्विंग स्वान कहती है कि देखो हम लोग कहाँ पर आए हैं। कहता है कि ये कौन सी जगह है भला। अब पता चलता है कि वो गया है कहीं और नहीं जहाँ पर लड़कियां वगैरह डांस करते हैं और लोग उनके साथ नाइट स्पेंड करने जाते हैं। तो होजी को तो बड़ी मजा आ रही होती है कि श्याओ तुम इतने रंगीले हो, मुझे तो पता ही नहीं था, सच में तुम्हारे अंदर इतना जोश भरा है, मुझे आज पता चला है। चलो चलो ब्रदर कम से कम तुम तो किसी काम के हो, इतने शांत लगते थे लेकिन तुम इस तरह के निकलोगे मुझे नहीं पता था। वहां पर अपना हथियार बाहर रखकर उन लोगों को अंदर जाना होता है। इधर जो सेंचा होती है वो वहां से बचकर भाग रही होती है, लेकिन तभी जो वहां पर डीमन होता है ना उसके अंदर की पूरी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जवान होती है और उसकी पूरी की पूरी पावर खींचने के बाद वो एकदम बुढ़ी हो जाती है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती है, और वहां पर एक नजर वो देखती है शाओ को, तो वो डांस हल्का सा रोक देती है। लेकिन हुजी तो अपनी आंखें ही नहीं खोलता है कि भला मैं इन लोगों को कैसे देखूं। वो बार बार अपनी हल्की सी आंख खोलता बंद कर लेता है। वो लड़की डांस करके अंदर चली जाती है।
सब कहते हैं अरे ये ऐसे कैसे चली गई, इसको डांस पूरा करना था, मुझे इसके साथ नाइट स्पेंड करनी, मुझे इसके साथ नाइट स्पेंड करनी है। तब वहाँ पर एक लेडी आती है, कहती है कि नाइट स्पेंड करने से पहले तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा, अगर जिसके अंदर ये पावर होगी वही ये काम कर पाएगा। तभी एक शराबी आता है तो वो लेडी उसको वहां से बाहर फेंकवा देती है। वहां पर एक पेड़ आता है कि एक ही पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन वो काफी मुरझा रहा है। जो वो कोई भी इसके अंदर पंखुड़ियां उगाएगा, फूल खिलाएगा, वही जो है मिस के साथ नाइट स्पेंड कर सकता है। तो इस पर हुजी बोलता है भला ये किस तरह का गेम है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर एक आदमी आता है, बोलता है कि मुझे मेरे पास ये पावर है कि मैं किसी भी जड़ में एक पंखुड़ी और फूल उगा सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं उगता। तो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है भला। लेडी कहती भला यहाँ पर कोई और है जो ये काम कर सकता है। वूजी कहता है ब्रिक्स मैन, जाकर इसमें पौधा उगाओ, मारो इस पर। कहता है अरे मेरी ब्रिक्स इस पर कुछ नहीं करेगी। अब वहाँ पर वो श्याओ से कहता है, श्याओ जाता है, उसको देखता है, कहता है कि ये हमने एक मिरर ला कर रखो, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि ये इल्यूजन क्रिएट करता है, ये मिरर में ही दिखेगा कि इसका खिला है या नहीं खिला है, ये सामने की आंखों से नहीं दिखेगा। वहाँ पर उसके सामने एक मिरर रख दिया जाता है, अपनी पावर का वो यूज करता है। कहता है धीरे धीरे अपने आप इसमें फूल खिलने लगेगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। काफी देर बीत जाता है, वो अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो सब कहते हैं भला लेडी ने उसे अंदर कैसे बुला लिया, लेकिन शीशे में फ्लावर खिल जाता है। सब कहते हैं ये हुई ना बात। वूजी तो बड़ा टेंशन में होता है कि ये श्याओ उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने गया है, लेकिन मुझे वो लड़की ना भोली भाली नहीं लगती है, मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई ट्रैप बिछाया गया है। यहाँ पर क्विंगशांग कहती है तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो उसे अपनी नाइट तो स्पेंड करने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। कहता नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा देखने की आखिर वहां पर क्या चल रहा है, मैं आइस क्यूब को ऐसे परेशान नहीं देख सकता हूँ। क्विंगशांग और ब्रिकमैन दोनों मना कर देते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा। ऊंची होता है, कहता है तुम दोनों नहीं जाओगे लेकिन मैं तो जाऊंगा ना। अब वहां पर वो चला जाता है, दरवाजे के अंदर झांकने लगता है, देखता है कि वो वहां पर खड़ा हुआ है। बाहर से एक आदमी आ जाता है, कहता है ऐसे किसी के रूम में नहीं झांक सकते हो। कहता है मेरे अंदर दोस्त है। कहते हैं मैंने कहा ना दूर हटो। वो दूर चला जाता है। इधर हम अंदर देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मुझे पता चला है कि तुम रेड पर्ल ढूंढने गए थे, मैंने तुम्हारा कितने दिनों तक इंतजार किया, उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट में मिली। मैं तुमसे यहाँ पर एक जरूरी बात करने आया हूँ, तो तुम वो जरूरी बात कर लो, ज्यादा सही रहेगा। कहती इंटरेस्टिंग, बताओ क्या बात करने आए हो। कहता है मुझे जानना है कि यहाँ से जो लोग गायब हो रहे हैं उसमें किसका हाथ है। कहती है कि ये मेरी एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त को पूरा करोगे तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी। कहता है कौन सी हेल्प करनी है बताओ। कहती डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं मांगूंगी जिसे तुम पूरा ना कर सको, बस इतना चाहती हूँ कि इस प्रिटी फेस के लिए तुम तैयार हो जाओ और आज रात मेरे साथ बिताओ। यहाँ पर शर्माने की क्या जरूरत, हर कोई तो यहाँ पर यही करने आता है। लेकिन श्याओ आगे हट जाता है। इधर हम हुजी को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक ओल्ड लेडी पर पड़ती है। कहता है ग्रैंड माँ आप यहाँ पर क्या बताती है। कहती है मैं भविष्य बताती हूँ। कहता है मुझे भी अपना भविष्य जानना है। कहती 5 गोटियां इस पर फेंको। अपना जादू बिखेरती वहां पर शेर बनकर आ जाता है। कहता है ये भला यहाँ पर कैसे आया। कहती है कि ये लो तुम्हें पता चल जाएगा। कहता है अच्छा मेरी माँ कहाँ है। कहती इसी में है। वहां पर वो देखता है कि कोई डीमन है जो उसकी माँ को पकड़े हुए है। फिर वो पुराने टाइम को याद करने लगता है। कहता है क्या अभी ये व्हाइट टाइगर जिंदा है या नहीं जिंदा है। वो लेडी कहती है मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो डेंजर में तो नहीं है। देखते हैं कि श्याओ के 2 सैनिक आ जाते हैं। कहते हैं कि ये बताओ कि श्याओ कहाँ है। कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या जानने की जरूरत है, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बीच में दखल अंदाजी मत करो। कहता है बताओगे या नहीं बताओगे। कहता है वो वन चैन पवेलियन में है, मुझे इस ओल्ड लेडी से कुछ पूछना है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है देखता है कि ओल्ड लेडी तो वहां पर है ही नहीं। कहता है ये मेरे साथ क्या हो गया। इधर दोनों को इम्प्रेस करने कुछ लड़कियां आई हुई होती हैं, लेकिन वो दोनों तो अलग ही काम करने लगते हैं। वो एक लड़की को एक्सरसाइज कराया करती है और ब्रिक मैन ना उन लोगों को अपनी नॉवेल सुनाया करता है। काफी टाइम बीत जाता है लेकिन श्याओ बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तो कहती ठीक है मैं तुम्हें एक क्लू दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चेस खेलना पड़ेगा। अब चेस खेलने सामने बैठ जाता है। कहती है कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें एक क्लू दे दूंगी, लेकिन वो हारी नहीं हो रही होती है। कहता है मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर अपना खराब नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है। उसके पास एक हैंकी होती है जिसमें एक बर्ड भरी हुई होती है, शायद ये क्रेन ही है।
कि श्याओ रूम से बाहर निकलता है तो हुजी कहता है, हो तुमने अपना काम कर दिया नहीं कर दिया। तब इस पर श्याओ कहता है, कौन सा काम? कहता है, अरे वही काम जो करने गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे पता चलता है कि जो मिस सैन चैन है उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है। कहता है क्या उनकी डेथ हो गई? लेकिन तभी उसकी बहन भी बाहर आ जाती, कहती है कि ओ मेरे भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि सारा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो और इस डीमन को बचा रहे हो। श्याया बोलता है, कितनी बार बताऊं कि इसे फ्रेम करना बंद करो क्योंकि ये डीमन नहीं है। कहती है, तुम कितना भी कह लो लेकिन हम लोग इसे पकड़ने आए हैं। श्याया कहता है, चलो। ये जो श्याया की सिस्टर होती है उसके साथ कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चेंग मिले हुए होते हैं। कहती है, तुम तो एकदम अपने फादर जैसे हो, चतुर चालाक। अभी सबको फिर से चैंगॉन हॉल में बुलाया जाता है जहाँ पर उसके फादर सामने खड़े होते हैं। फिर से यही बात आती है कि ये डीमन है, इसी ने मिस एचन को मारा है, लेकिन ये कबूल नहीं रहा है। तब वो कहता है, मैंने नहीं मारा है। शाओ भी कहता है, इसने नहीं मारा है, फालतू में इस पर इल्जाम लगाना बंद करो। और अब आ जाता है हुजी को गुस्सा। हुजी कहता है कि तुम सब लोग मेरे ऊपर कितना भी इल्जाम लगाओ, मैं मानूंगा नहीं कि मैंने किया है, और मैं सफाई दूंगा तो तुम लोग नहीं मानोगे, इल्जाम लगाते रहोगे। इसलिए 5 दिन दो मुझे, 5 दिन में मैं उस कातिल का पता लगा लूंगा। किंग सॉन कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, 5 दिन में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ब्रिकमैन भी कहता है, तुम 5 दिन में कुछ नहीं कर सकते हो। कहता है, मैं करूंगा। मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि 5 दिन के अंदर अगर मैंने उस आदमी का पता नहीं लगाया तो सजा दोगे मंजूर होगी। अब वहाँ पर सब लोग बाहर निकल जाते हैं। उसकी बहन तो बहुत खुश होती है। शाया कहता है कि हाँ, बहुत महान काम करके बाहर निकले हो ना। कहता है, यार कुछ ना कुछ करके तो एक इंतजाम करना ही पड़ेगा ताकि उस मर्डरर को पकड़ा जा सके। साथ ही पार्टी पर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।